हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक तो एथिक्स हम लोग साथ साथ चलाए हुए थे और पॉलिटी कल थोड़ी सी नववर्ष के हिसाब से हमने थोड़ा दूसरा संदेश दे दिया। तो आपको फायदा हुआ कि नहीं? उसका टाइम टेबल बनाया फिर आप लोगों ने? बना लीजिए एक टाइम टेबल और उसको टारगेट बना करके पूरा करने की कोशिश कीजिए। पहले छोटा टाइम टेबल बनाइए जो आप पूरा कर सके और उसके बाद फिर आप बड़ा टारगेट बनाइएगा, क्योंकि छोटे टारगेट बनाने से, पूरा होने से भी एक ऊर्जा तैयार होती है, उससे बड़ा टारगेट पूरा करने की इच्छा होती है। और पहले से बड़ा टारगेट रख लेने से क्या होता है, मोटिवेशन नहीं आता, सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता, डिप्रेशन आता है कि हम पूरा नहीं कर पाए। आपने शुरू से अगर जोड़ लिया कि हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, आपसे 8 ही घंटा हुई, शुरू में आपने रखा कि नहीं हम 6 घंटा पढ़ाई करेंगे और फिर 8 घंटा कर पाए, तो मोटिवेशन आता है, ठीक है। और फिर बाद में 10 घंटे की इच्छा होती है। तो पहली बार में यदि 12 घंटे का रख लिया और आप 8 ही घंटे कर पाए तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। आप कहोगे आप कभी नहीं कर पाओगे, आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। कई लोग अपने आप को गाली देते हैं क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा कर लेते हैं और फिर अपने आप को गाली देते रहते हैं। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो वो थोड़ा सा बचना चाहिए। तो उसका फायदा उठाना है अगर इस ऊर्जा का, तो उसको छोटा टारगेट बनाओ, छोटा लक्ष्य बनाओ, उसको पूरा करो, फिर बड़ा लक्ष्य बनाओ, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आपको जिम वाला भी एकदम भारी वजन उठाने को लिए नहीं कहता, पहले थोड़े से उससे प्रैक्टिस करवाता है, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाते हुए ले जाता है। तो साल नया है, लेकिन हम लोगों को जो है छोटे छोटे टारगेट से शुरू करना है, ठीक है, वो करिएगा। दूसरी चीज मैंने आपको कल भी बताया कि हमारा जो मोटिवेशन, हमारे मोराल्स हैं, वो हम लोग ले कहाँ से रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। किस वाले हिस्से को ले रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 4 लोगों का संविधान पे इम्पैक्ट भी देखेंगे और एथिक्स में भी देखेंगे। तो 4 लोग हमारे विषय के होंगे आज। कौटिल्य, पहले व्यक्ति होंगे कौटिल्य, दूसरे होंगे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तीसरे होंगे गांधी और चौथे होंगे दीनदयाल उपाध्याय। कौटिल्य, बुद्ध, गांधी और दीनदयाल उपाध्याय, ये 4 लोगों को हम पढ़ेंगे, और भी लोगों को पढ़ेंगे, लेकिन इन 4 लोगों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि संविधान पे तो दीनदयाल उपाध्याय का तो उतना असर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 का पड़ेगा, कौटिल्य का भी पड़ेगा, बुद्ध का भी। और अब देखो, जब लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। जैसे जो दलित लोग हैं, आदिवासी हैं, वो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा रखते हैं, तो उनको लगता है कौटिल्य एक ब्राह्मण था, विष्णुगुप्त ब्राह्मण था, यानी वही कौटिल्य चाणक्य बनता है। तो ब्राह्मण के विचार हम क्यों पढ़े, और चाणक्य बड़ा धूर्त था, ये तक बोलने लग जाते हैं वो कई बार। तो वो बात करते समय में कौटिल्य की विचारधारा को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते या निगेटिव लेते हैं उसको। ठीक उसी तरह से जो ब्राह्मण हैं वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और चाणक्य ने क्या नहीं कर गुजारा, चंद्रगुप्त की क्या औकात थी, चाणक्य ने उसका निर्माण कर दिया था, यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। वो उसमें उलझा रहता है, वो उसको श्रेष्ठ बताने में उलझा रहता है, वो उसको घटिया बताने में उलझा रहता है। जबकि उनको एक प्रशासक के तौर पे, अर्थशास्त्र के लेखक के तौर पे आपको मानना है। सिविल सेवा अधिकारी के हिसाब से हमको तैयारी करनी है, तो हमको उनको क्या मानना है कि वो अर्थशास्त्र के लेखक थे और वो राजनीति विज्ञान का ग्रंथ था। इसका मतलब प्रारंभिक दिनों में भारतीय इतिहास के लिखित इतिहास जब शुरू हुआ था, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, भारत का लिखित इतिहास की शुरुआत अर्थशास्त्र से मानी जाती है। क्योंकि जो वेद हैं वो भी लिखित तो हैं, लेकिन उनको अपौरुषेय माना गया। वेदों को क्या माना गया? अपौरुषेय, यानी कि उनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वो देवताओं की वाणी है एक तरह से। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको देवताओं की वाणी नहीं कहा जाता, उसको क्या लिखा जाता है कि वो कौटिल्य ने लिखा है और कौटिल्य का अस्तित्व था। ठीक इसी तरह से बुद्ध के भी कुछ लोग विरोधी हैं, कुछ बुद्ध के बिल्कुल अंधभक्त की तरह हो जाते हैं।
उन्हीं दलितों को और उन्हीं की हम बात करें तो वो लोग अंधभक्त की तरह हो जाते हैं। जबकि बुद्ध खुद कह रहे हैं कि अपदीपो भव, यानी अतदीपो भव या अपदीपो, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, लेकिन उनके अनुयायी बोलते हैं कि नहीं, बुद्ध कह के गए ना और तुम नहीं मानोगे, मतलब हम तुमको पीटेंगे। तो बड़ी अजीब चीज है, उस बात के लिए आप पीटने को तैयार हो रहे हो जिसमें बुद्ध ने खुद ने कहा कि मेरी बात को मत मानना, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना। अपनी कसौटी पे खुद पे खरा उतर के देखो कि ये ठीक है या नहीं है, तब मानना। तो जब व्यक्ति खुद कह रहा है तो उस बात को नहीं, किस बात के आधार पर बुद्ध ने कहा है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इधर, ठीक यही चीज गांधी पे लागू होती है। गांधी के भी दोनों हैं, कुछ गांधी के विरोधी हैं, कुछ गांधी के पक्षधर हैं। गांधी के पक्षधर हैं वो गांधी को फॉलो नहीं करते, लेकिन गांधी की बात बोल करके आपको डराना चाहते हैं कि देखो गांधी ने कहा है ना, नहीं गांधी ने कहा है, लेकिन आप कितना फॉलो करते हैं, आप करते हैं क्या उसको। दूसरे जो गांधी विरोधी हैं वो बोलते हैं इन्होंने कुछ जितना भी कहा वो सब गलत कहा। वो सारी बातों को रिजेक्ट करते हैं, गांधी की सारी बातों को रिजेक्ट करते हैं। तो ये और खतरनाक चीज है। ठीक यही चीज दीनदयाल उपाध्याय के बारे में है। बीजेपी अपना पितृ पुरुष मानती है और बहुत बड़ी बात है कि वो इतने अच्छे विचार रखे, अंत्योदय की बात करते हैं और भी बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एम्पावरमेंट के। डेवलपमेंट के उतने पक्षधर नहीं है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम सशक्तिकरण की बात करते हैं कि व्यक्ति सशक्त हो जाए। हम उसको कुछ, ये फ्री बीज जो होता है ना, जो फ्री में जो दिया जाता है, हम उसके विरोधी। हम चाहते हैं कि उसको आप शक्तिशाली बनाओ, उसको ताकतवर बनाओ। तो वो कैसे बनेगा, तो देखा जाए तो डेवलपमेंट उसी का भाग तो है, लेकिन डेवलपमेंट में सशक्तिकरण नहीं आता। सशक्तिकरण में तो डेवलपमेंट भी आ जाएगा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय के अगर आप विचारों को देखेंगे तो पंडित जी जो कहते हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट तो उसी का पार्ट है, उसका हिस्सा ही है। जो कल हमने नियो लिबरलिज्म बताया आपको, तो वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो उससे भी आगे जाकर के बात करते हैं और फिर वो पूरी दुनिया की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और फिर वो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम आदमी का भी उदय हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा और आगे जाकर के मुझे लगता है कि वो गांधी की विचारधारा से, आंबेडकर की विचारधारा से, उन सब विचारधाराओं से आगे जाकर के जनहितैषी चीज वो कह रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी उसको मानती है? देखो, गांधी मानने का दावा करती है कांग्रेस, लेकिन गांधी के रास्ते पे वो चलती नहीं, ठीक है। बीजेपी दावा करती है कि हम दीनदयाल उपाध्याय को मानते हैं, लेकिन बीजेपी उस रास्ते पे चलती नहीं। दोनों तरफ विरोधाभास है। जो जिस रास्ते की बात करते हैं, अपने अपने पितृ पुरुषों को पकड़े हुए हैं, वो उनकी बात नहीं मानते। उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, उनको मानते हैं बस। वो गांधी को मानते हैं या दीनदयाल उपाध्याय को मानते हैं। उपाध्याय जी की मानते हैं नहीं, उनकी नहीं मानते। ये भी गांधी जी की नहीं मानते। तो दोनों तरफ जो है, इसका मतलब राजनीति बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे जितने भी महापुरुष, जितने भी मॉरल थिंकर्स हैं, जिनको हम एथिक्स में पढ़ते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, अब यही अंबेडकर की भी बात ले लो, तो जो दलित लोग हैं वो अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर की मानते हैं क्या? उन्होंने कहा शिक्षित बनो। तो अधिकांश लोग जो नाटकबाजी करते रहते हैं अंबेडकर के नाम पे, वो सब शिक्षित ही नहीं है। पहले तो शिक्षित व्यक्ति तो काम पे लग जाएगा, शिक्षित व्यक्ति तो पढ़ाने में लग जाएगा, शिक्षित व्यक्ति तो कुछ करने लग जाएगा, शिक्षित व्यक्ति तो एम्पावर करने में लग जाएगा, अपने लोगों को उनके हितों की बात करने में लग जाएगा। इस तरह से थोड़ी होगा। ये जो ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं राजनीति के लिए और इसके लिए, इसका मतलब वो तो आप अंबेडकर की तो मानते ही नहीं है, अंबेडकर को मानते हैं। तो बाबा साहब बोलने से या उनका जन्मदिन मनाने से या मूर्ति पे माला पहना देने से बात हो जाएगी क्या? उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई करो ज्यादा। उनकी पूरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई में बीत गई। उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी उनके पास में, उन्होंने पढ़ने लिखने के सिवा जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी, खुद की पर्सनल लाइब्रेरी। बाद में जाकर के वो लाइब्रेरी में ही देखा जाए तो उनका देहांत हो गया। यानी वो आदमी पढ़ते पढ़ते ही गया, जिंदगी भर पढ़ता रहा। क्या नहीं पढ़ा उस आदमी ने? सब कुछ पढ़ा, सब कुछ। और पढ़ने के बाद जो सार रूप था वो बांट दिया उसने समाज को। न केवल दलितों को बांटा बल्कि पूरे भारतवर्ष को दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में दिया, कानून के रूप में दिया। उससे पहले रिजर्व बैंक जो आप देखते हो वो उनकी देन है। रिजर्व बैंक उन्हीं की थीसिस का नतीजा है। तो 1935 में रिजर्व बैंक जो आया उसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है।
है ना। तो ये सब चीजें जो है, इन चीजों को अगर कोई समझेगा तो बात बनेगी। तो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से व्यक्ति जो मैंने अभी बताया आपको, विचारक, थिंकर, मॉरल थिंकर्स, वो उनको मानना या उनकी भक्ति करना वो विषय नहीं है हमारा। हमारा है उनके विचारों को पढ़ना और उनके विचारों का हमारे देश के कानून पर क्या प्रभाव है और हमारे देश हमको क्या नैतिकता के रूप में उनसे क्या ग्रहण करना चाहिए, हमारी मॉरलिटी वहां से कैसे निकल करके आएगी, ये हमको ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य के समय में तो लोकतंत्र नहीं था, लेकिन एक चीज थी, एक शब्द आपने सुना होगा, महाजनपद। महाजनपद, 16 महाजनपदों का समय आपने देखा होगा। तो जब अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी का डिबेट चल रहा था, तो थोड़ा करंट अफेयर्स में मैं ले चलूंगा। अभी एक सम्मेलन बुलाया था बाइडेन ने डेमोक्रेसी के ऊपर, कि प्रजातांत्रिक देशों का सम्मेलन। तो जो लोग प्रजातांत्रिक देश हैं वो सब इसमें इनवाइट किए जाएंगे। पाकिस्तान को किया गया लेकिन बांग्लादेश को नहीं किया गया। हाँ, बांग्लादेश क्या बोलना चाह, कौन बोल रहे हैं, क्या हो गया, कौन बोल रहा था भाई? सर वो यही बोल रहे थे कि बांग्लादेश को नहीं किया गया। हाँ, बांग्लादेश को नहीं किया गया, पाकिस्तान को किया गया। पाकिस्तान को क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान का अंदर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने। वो कैसे बने, क्या बने, उसमें क्या बैक सपोर्ट था, क्या था। लेकिन आपने देखा कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ 99% वोट किसको मिल गए? शेख हसीना को। तो अब 99% वोट जहां जहां मिले उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में 99% वोट कैसे मिल सकता है? पुतिन को भी जो है, व्लादिमीर पुतिन को 99% वोट मिल जाते हैं, यानी 1%। कई बार तो 99.9% वोट होते हैं। इतने ज्यादा परसेंट वोट कैसे आ सकते हैं आपको? तो ये शंका होती है कि यहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं। बांग्लादेश में भी है, उनकी जो विरोधी हैं उनको तो जेल में डाला हुआ है और चुनाव होते हैं इस तरह से, तो माना नहीं जाता। तो बाइडेन ये सम्मेलन क्यों बुला रहे हैं? ओबामा के बाद एक परिवर्तन आया था ट्रंप के रूप में, और ट्रंप जो था वो मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया था कि चुनाव जब होगा तो रिजल्ट आएगा तो ट्रंप मानने से मना कर देगा रिजल्ट। शायद 19 में मोदी जी मना कर देते अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो, और अब 24 में उसकी पूरी संभावना है मना करने की। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है वो यही है कि आप मानने को तैयार हो कि नहीं। तो ट्रंप ने बहुत सारी छवि खराब करने की कोशिश की थी अमेरिका की, और अभी चाइना जो है जिस रूप में अमेरिका के ऊपर आक्रामक था कई मामलों में, उन्होंने उसके खिलाफ एक मोर्चा बनाना था। बाइडेन जो है मोर्चा बनाना चाहते हैं एक तरह से, किसके खिलाफ? बाइडेन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ। क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो एक तरह के ऑथोरिटेरियन है, वहां तो वन पार्टी सिस्टम है ही है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज है ही है। तो वो जो पूरा वातावरण बना अभी इन दिनों में, और आपने देखा कि अमेरिका ने ये सम्मेलन बुला करके और उसमें जो बातें कही, उसमें जो चीजें निकल कर, उसके ऊपर आर्टिकल पढ़िए, 4-5 आर्टिकल थोड़े अच्छे से द हिंदू में से, इंडियन एक्सप्रेस में से निकाल करके पढ़िए, तो आपको आइडिया आएगा उसमें। अब वो बोलता है कि हम रियल डेमोक्रेसी हम है। शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी क्या है? हम है, प्रजातंत्र हम है। आप लोगों में से जो डेमोक्रेसी के ऊपर अगर आपने चीजें नहीं पढ़ रखी है, हालांकि अंबेडकर इस डेमोक्रेसी को सूडो डेमोक्रेसी कहते थे। वो कहते थे ये डेमोक्रेसी क्योंकि इसमें तो पार्टी सिस्टम है, आप किसी को वो एक टिकट देते हो और फिर उस टिकट पे कोई भी जीत जाता है ना। अभी जो 10 लाख वोटों से जीते ना बहुत सारे सांसद, तो क्या वो 10 लाख वोटों से जीतने लायक थे? लेकिन बहुत सारे बस मोदी जी के नाम पे वोट मिल गए और वो तो जीत गए। आप पसंद करते हो अपने सांसद को, पर उसको वोट क्यों देते हो? क्योंकि बीजेपी को लेके आना है और वो आएगा तो फिर मोदी आएंगे, इस वजह से उसको वोट देते हो। तो इसका मतलब वाकई में डेमोक्रेसी है क्या? ये नहीं है। तो फिर ये जो डेमोक्रेसी की अवधारणा जो महाजनपद काल में, तो अभी सब देश बोल रहे थे कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, और मोदी जी तो एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज इंडिया जो है, हम लोगों के यहाँ तो जन्मभूमि है, सारी प्रजातंत्र हमारे यहीं से निकल के गए।
और हम तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ तो गण होते थे, गणतंत्र जो शब्द आता है ना, तो हमारे यहाँ पहले गण होते थे, छोटे छोटे गण होते थे, और इसीलिए शब्द आता है ना गजानंद गणपति। तो गणपति मतलब सरपंच जैसा होता है ना, गण का पति, तो एक तरह से चीफ है, प्रमुख है वो गणों के। और शिव जी के भी गण होते थे, और हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लोकतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र, डेमोक्रेसी। हिंदी में हम लोग डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? एक तरह से गणतंत्र। गण मतलब लोग, हम सब गण हैं। शिव जी के गण होते थे, शिव जी के जो फॉलोअर थे या उनके पीछे जो चलते थे, जो उनकी सेना थी, या यूं कहें कि उनके साथ में जो पूरे जितने भी मदद करने वाले लोग थे, वो सब गण कहलाते, शिव जी के गण। तो ये वहां से निकला है। मतलब हमारे यहाँ तो ये वाला कंसेप्ट बहुत पहले से है। हो सकता है भी वैदिक काल में बहुत सारी जगह आप देखोगे तो सभा समिति शब्द हैं, और आप अगर भारत एक खोज सीरियल भी देखोगे तो वो सब लोग बैठ करके चर्चा करते हैं और फिर तय करते हैं कि हमको आक्रमण करना है कि नहीं। इंद्र भी जो है, इंद्र की सभा में एक तरह से चर्चा करता था। तो डिबेट करके लोकसभा में, राज्यसभा में जो डिबेट होती है उसके बाद फिर फैसला होता है। अभी कुछ मामलों में नहीं हुआ लेकिन फिर भी। और हमारे यहाँ तो कमेटी कल्चर भी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भेजा जाता है, तरह तरह की कमेटी में भेजा जाता है, एस्टिमेट कमेटी में भेजा जाता है, और फिर तय होता है कि ये राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो यही डेमोक्रेसी है, पूछ पूछ करके। इसलिए स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमने 5 साल के लिए नहीं चुना है आपको, हर मुद्दे पे आप हमसे सलाह लेने के लिए आएंगे। अभी तो हम 5 साल के लिए चुनते हैं, उसके बाद 5 साल तक हमारी तरफ से वही हाथ खड़ा करते हैं, वॉइस वोट भी वही करते हैं, ध्वनि मत से पारित हो चाहे वो मतदान हो, कौन करते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि 5 साल तक हमारी तरफ से तय करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर बार जो भी बिल आएगा, जो भी मुद्दा आएगा, वो हमसे सीधा पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। उसको कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो एकदम विकसित अवस्था है। तो इसकी अच्छाई क्या है? इसकी अच्छाई ये है कि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है, और जनता सीधा दखल रखती है उसमें। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसमें जनता समझदार होनी चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी जनता होगी। सभी के पास अगर गैजेट्स हैं तो हम लोग भी एसएमएस से फैसला कर सकते हैं। कृषि कानून आने चाहिए या नहीं, पूरे देश में एसएमएस करवा लो, यस नो में आंसर करवा लो, व्हाट्सएप पे करवा लो। लेकिन उसके पहले सबके पास स्मार्टफोन चाहिए, या फिर सब लोगों के पास कम से कम एक मोबाइल नंबर चाहिए, और फिर उसमें आप उसका फेस रिकॉग्निशन ले लो, या कुछ जो हम लोग वो करते हैं ना, वेरिफिकेशन कोड देता है, क्या बोलते हैं उसको, ओटीपी टाइप है ना, 1 टाइम पासवर्ड टाइप, कुछ ऐसा करके और फिर आप वोट करवा लो। तो आपका मतदान का खर्चा भी बच जाएगा, और इतना सारा चुनाव भी नहीं करना पड़ेगा, और लोग अपने उससे वोट कर डालेंगे। तो ये हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होगा। तो क्या ये चीजें होनी चाहिए? क्या 18 साल से प्रत्येक व्यक्ति से अगर ऐसा पूछा जाए तो ये उचित होगा? आपने इंग्लैंड के बारे में देखा होगा कि ब्रेग्जिट से निकलना उसके लिए कई जगह नुकसानदायक हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी किसको फॉलो किया गया? जो ब्रेग्जिट के लिए जनमत संग्रह हुआ था, रेफरेंडम हुआ, उसी को माना गया। यहां तक कि थेरेसा मे की सरकार गिर गई, है ना, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके जाना पड़ा। अपनी ही पार्टी के लोग उसके खिलाफ वोट देने लगे। लेकिन हुआ क्या? अंततः हुआ कौन सा फैसला? जनता वाला फैसला। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी बड़ी जबरदस्त चीज है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी में किसी को टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। तो निर्दलीय भारत में जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। तो निर्दलीय चुनाव लड़के आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो या तो कांग्रेस को वोट देते हैं या फिर बीजेपी को देते हैं। 2 पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। कहीं एक रीजनल पार्टी होती है तो उसको मिलता है, या फिर बीजेपी को मिलता है, या फिर कांग्रेस को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं वो उस प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन कौटिल्य जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर, वहां पर अमात्य होते थे, अमात्य और महामात्य, और वो राजा की सलाहकारी परिषद थी। इसलिए गणानंद के दरबार में भी 2 बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, शक्तार और राक्षस।
शक्टार और राक्षस की इच्छा के बिना उतना नहीं होता था। इसका मतलब गणानंद अकेला सर्वे सर्वा नहीं था, उसमें खुद चाणक्य भी थे एक समय में। वो चाहे विद्यालय के शिक्षक थे, पाटलिपुत्र में पढ़ाते थे, लेकिन चाणक्य की भी चलती थी। चाणक्य का भी रोल होता था डिसीजन मेकिंग। और करप्शन जब होने लगा तो वो विसल ब्लोअर की तरह थे, तभी तो मार दिए गए। उसी का बदला लेने के लिए विष्णुगुप्त ने गणानंद को चैलेंज किया था। वही विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य बन करके अर्थशास्त्र लिख रहे हैं और राजा के गुण बता रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा में कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग उसका किस प्रकार का होना चाहिए। तो वहां से आप लोग अपने एथिक्स वाली चीजों को यहाँ पे लेते हो और उसी का कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि हमारा जो भारत का इतिहास है वो लिखित इतिहास वहां से शुरू होता है। तो हम लोगों के यहाँ जिस भी व्यक्ति ने कानून को पढ़ा होगा, जिसने भी समझने की कोशिश की होगी, इसलिए आप कभी भी मौर्य साम्राज्य पढ़ते हो तो उसमें मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों की एक लिस्ट पढ़ते हो। मौर्य साम्राज्य के समय में पोर्टफोलियो कैसे था, उस समय में पोर्टफोलियो का कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था ना, कि ये इसके अध्यक्ष होंगे, ये इसके अध्यक्ष होंगे, ये इसका काम करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो भी काफी हद तक बहुत। फिर एक चीज आप देखते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रारंभ में किस धर्म के थे, देखा जाए तो वो विष्णुगुप्त के संपर्क में थे तो ब्राह्मण धर्म के थे, वैष्णव धर्म के थे। लेकिन फिर बाद में वो क्या बन जाते हैं, जैन बन जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला, और वहां जाकर के वो जैन धर्म धारण कर लेते हैं अंतिम दिनों में। इसका मतलब धर्म परिवर्तन किया जा सकता था, इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या नहीं हुई ना। इसका मतलब ये मान्य था, धर्म परिवर्तन मान्य था। यानी व्यक्ति, कौन सा वाला आर्टिकल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में है कि नहीं। इसका मतलब धर्म, किसी भी धर्म को व्यक्ति मान सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, करप्शन का पूरा वर्णन दिया हुआ है अर्थशास्त्र में। इसलिए आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य में गणानंद के समय में करप्शन है। विदेश मंत्रालय किस प्रकार काम करेगा, रक्षा मंत्रालय किस प्रकार काम करेगा, होम मिनिस्ट्री किस प्रकार काम करेगी। इसका मतलब जुआ खेला जाता था, इसका मतलब एंटरटेनमेंट, गणिकाएं होती थी, वेश्यालय थे। लेकिन महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी फिर भी, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, उनका शोषण नहीं होता था उतना। गुप्त साम्राज्य में आकर के महिलाओं का शोषण होने लगा। तो ये भारतीय इतिहास के अंदर से आप लोग इन चीजों को निकाल सकते हैं। सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे, पण बोलते थे। आपने अगर चाणक्य सीरियल देखा होगा तो उसमें एक शब्द आता है पण, एक प्रकार से कॉइन्स। तो न्यूमिज्मेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो कॉइन्स, उस पे राजाओं के चिन्ह और ये राज मुद्राएं चलती थी। अभिज्ञान मुद्रा बोलते थे एक। अभिज्ञान मुद्रा मतलब आधार कार्ड, पहचान पत्र। यदि कोई किसी तक्षशिला से है तो आप बताओ आपके पास अभिज्ञान मुद्रा है पाटलिपुत्र की। आप नालंदा में आए हो डिबेट करने के लिए, नालंदा में सर्टिफिकेशन होता था, कोर्स। हमारे यहाँ पे भी आप अगर देखते हो तो जब आप यूजी कर रहे होते हैं तब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर के ही प्रोफेसर आकर के आपके एक्सटर्नल बनते हैं। लेकिन जब आप पीजी कर रहे होते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आते हैं। तो धनुर्विद्या के आचार्य के लिए जब विष्णुगुप्त को सर्टिफिकेशन चाहिए था तो उनको नालंदा से लेना था, न कि तक्षशिला से। तक्षशिला में वो ग्रेजुएट थे, लेकिन जब उन्होंने पीजी किया और वहां आचार्य के पद पे वो नियुक्त होने वाले थे तो आचार्य बनने के लिए उनको यहाँ से सर्टिफिकेशन की जरूरत थी। नालंदा के कुलपति उनको सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ आप धनुर्विद्या के आचार्य बन सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी वाला नहीं करेगा। तो क्रॉस होता था, एक दूसरी यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था। आपका सर्टिफिकेट वो बनाएगा दूसरी यूनिवर्सिटी वाला, क्योंकि यहाँ तो पार्शियलिटी हो, यहाँ तो ये हो सकता है कि आपको फेवर कर दें, प्रेजुडिस होते हैं ना, तो उनको तो पता है कि ये हमारा स्टूडेंट है और ये बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी का भी जब आपको ब्रिलियंट मानेगा तब आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या मेरिट बना के देगा। इसका मतलब वो वहां से होगा, चेक वहां होगी, आपकी कॉपी वहां चेक होगी। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीजें उस जमाने में थी, तो उसका प्रभाव हमारे कानून पे पड़ा है।
और उसका प्रभाव नैतिकता पे पड़ा है। और हम लोग जो प्रशासन में जाएंगे तो हमको नैतिकता का वर्ण उन हिस्सों को करना चाहिए, न कि दलित लोग जो बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण बोल रहे हैं चूंकि एक ब्राह्मण था इसलिए ये हमारा, ये डिबेट नहीं है, ये रैशनल नहीं है, ये आपको रैशनलिटी की ओर नहीं ले जाती, ये बकवास चीज है, ये पूर्वाग्रहों की ओर ले जाती है, ये भाई भतीजावाद की तरफ ले जाती है। इसलिए आपका जो एथिक्स है वो नेपोटिज्म से आपको दूर ले जाना, नेपोटिज्म से दूर ले जाना और आपको पूर्वाग्रह की अवधारणा नहीं बनाने देना, वो है। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए कौटिल्य के विचारों को जब पढ़ोगे तो कौटिल्य के विचारों को इस रूप में पढ़ना। मार्केट में व्हाट्सएप पे और बाहर जो मसाला चल रहा है कौटिल्य के बारे में वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो पढ़ने लायक नहीं है। तो कौटिल्य के शिक्षा संबंधी विचार, कौटिल्य के वित्त संबंधी विचार, कौटिल्य के बजट संबंधी विचार, कौटिल्य के प्रशासन से संबंधित विचार, कौटिल्य के नैतिकता से संबंधित विचार, कौटिल्य के भ्रष्टाचार से संबंधित विचार। तो कौटिल्य के कई तरह के विचार हैं जो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को प्रजा के साथ कैसा होना चाहिए, राजा को अपने स्वयं के परिवार के साथ कैसा होना चाहिए, राजा को शिक्षा और गुरुकुल के साथ कैसा होना चाहिए, जो उस समय विश्वविद्यालय थे, शिक्षा के केंद्र थे, उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा का विदेशों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा का अपनी सेना के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा का अपने मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मंत्री परिषद, कैबिनेट। और जब हम कौटिल्य के इन विचारों को पढ़ते हैं इसी के आसपास हम मैक्स मुलर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ग्रीक विचारक। कौन था? नहीं, मैकियावेली नहीं, विचारक, विचारक, थिंकर। मेगास्थनीज, सॉरी, इंडिका वाले, मेगास्थनीज, इंडिका। उसके साथ इसलिए एमपीपीएससी वाले ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य साम्राज्य के समय में आप ये पाटलिपुत्र के नगर व्यवस्था के बारे में, नगर निगम जो था उस समय का, नगर निगम वहां का पाटलिपुत्र का, उसमें मेगास्थनीज के विचारों का उसके साथ बताइए, कौटिल्य के साथ। ये प्रश्न आया था, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। मेगास्थनीज इंडिका लिखने वाला, इंडिका बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इंडिका, क्योंकि कौटिल्य तो अपने ही देश का था और अपने ही देश के बारे में लिख रहा है, लेकिन मेगास्थनीज कहां से आया? सेल्यूकस के साथ है, वो वहां से आया, ग्रीक, यूनान से। और यूनान से आकर के वो भारत का मूल्यांकन कर रहा है। तो कोई बाहरी व्यक्ति जब मूल्यांकन करता है तो 3 बड़े ग्रंथ हैं ऐसे बाहरी व्यक्तियों के द्वारा। सबसे पहला है मेगास्थनीज का भारत का मूल्यांकन इंडिका के रूप में। दूसरा है अल-बरूनी, अबू रेहान जो था, तहकीके हिंद, तहरीके हिंद, तहकीके हिंद, तूतीये हिंद, इस तरह से कई तरह के नाम हैं उसके। एक वो, और एक वेन सॉन्ग, हर्षवर्धन के समय जो वेन सॉन्ग। तो मेगास्थनीज, वेन सॉन्ग, और एक चीनी यात्री है, एक अरब यात्री, अरबी है एक तरह से, या यूं कहें समरकंद बुखारा की तरफ से, वो उन्हीं के साथ आया है ना, और एक जो है यूनानी है। ये 3 लोगों के दृष्टिकोण से जब आप भारत को देखोगे तो 3 बाहरी लोग हैं और वो भारत के बारे में लिख रहे हैं, और भारत के बारे में उन्होंने बहुत बारीक लिखा है। यहाँ का फ्लोरा फोना भी बताया, लोगों का व्यवहार बताया, लोगों के स्वभाव बताया कि किस एरिया के लोग किस स्वभाव के थे, एनिमल्स की हाइट कितने थे, बकरी की साइज कितनी थी, घोड़ा कितना ऊंचा होता था, यहाँ के ऊंट कैसे थे, और वो बैक्टीरियन ऊंट से किस तरह से अलग थे, महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती थी, पुरुष क्या पहनते थे, मनोरंजन कैसे करते थे, खाने में क्या क्या खाते थे, फॉलो किसको करते थे, बहुत डीप में।
इन ग्रंथों के माध्यम से। तो हमारे देश के लोगों ने जो लिखा, फिर इनने जो लिखा, इन दोनों को जब आप क्रॉस करोगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा आदमी भी लिख रहा है, विदेश से आने वाला यात्री भी लिख रहा है। तो ट्रेवल अकाउंट देख करके हम लोग बहुत सारा अंदाज लगा सकते हैं। उससे फिर हमने अपनी हिस्ट्री को बहुत मजबूत किया है। ठीक है, अभी तक आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार आए शायद आज, तो उन लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। तो दरअसल आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आपको लग रहा है कि स्कूल कॉलेज में जैसे क्लास होती है वैसे ही कुछ क्लास होगी। यहाँ तो हम लोग समझ विकसित करते हैं ना। दरअसल वैसे ही क्लासेस, वो बकवास शिक्षा है, कुछ नहीं है उससे कुछ। वो जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो चाहे पीजी किया हो, उससे सिविल सर्विसेज कभी नहीं निकलते, ध्यान रखिए। वो जो आप पढ़ के आए हो, जो भी जहां से भी पढ़ के आए हो या दूसरी कोचिंग में भी पढ़ते होंगे, तो वहां वो स्कूल का ही एक्सटेंशन है बस, और कुछ नहीं है। कॉलेज या स्कूल का एक्सटेंशन है, वो इस तरह से समझाते नहीं है कुछ भी, क्योंकि उनके खुद के भी समझ में नहीं आया। दरअसल आपकी जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है ना, उसमें बहुत कमजोरियां हैं। उसमें आपको चैप्टर वगैरह में इस तरह से फिलॉसफी नहीं बताई जाती, इस तरह का दर्शन नहीं निकला जाता। वो आपको रटाते हैं कि इस सन में कौन आया था। मैं अभी आपसे सन और स्थान और सब उलझने वाली चीजें तो बता ही नहीं रहा हूं। कई लोग हमारे यहाँ हिस्ट्री के लेक्चर आप यूट्यूब पे जाके सुनोगे तो आपको कई लोग बोलते हैं हिस्ट्री में तो सन होते हैं ना, हमको तिथियां याद नहीं रहती। मैंने कहा मेरे लेक्चर सुनना, उनमें सन कहीं होते नहीं है ना और समझ में सब आ जाता है। तो ये किसने कह दिया है कि हिस्ट्री मतलब तारीखों का हिसाब किताब है? ये किसी ने समझा दिया है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ये आपके एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, बहुत भयंकर फॉल्ट है। क्योंकि टीचर भी उसी तरह से पढ़ाते हैं, किताबें भी उसी तरह से बनी हुई हैं, और इतने ग्रेजुएट्स हैं। और बल्कि अभी लॉकडाउन में तो कॉलेजिंग लगे और ग्रेजुएट हो गए लोग है ना। वो कॉलेज जाता था तो कम से कम उसको बिल्डिंग भी दिखती थी, ब्लैक बोर्ड भी दिखता था, टीचर की शक्ल भी दिखती थी। एक सर नाच नाच के पढ़ाते हैं, एक बहुत हिलते बहुत हैं, एक चुटकुले बहुत सुनाते हैं, मतलब कम से कम ये तो पता चलता ना अब तो ये भी पता नहीं चला आपको असलियत भी पता नहीं चली उनकी। मेडिकल वाली परीक्षाएं हो गई। मेरे को तो बड़ा अजीब चीज है, मेडिकल वाले कैसे हो सकते हैं, इंजीनियरिंग कैसे हो सकती है। कई बार आप प्राइवेट करने जाओ इन सब्जेक्ट्स को तो क्या बोलते हैं वो लोग, इनमें प्राइवेट थोड़ी होता, पागल है क्या, ये बीए थोड़ी है। तो अभी तो प्राइवेट जैसे ही हो गया ना। प्राइवेट वाला तो फिर भी कम से कम प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए तो जाएगा ना कम से कम। यहां कैसे हो गया ये सब? हो गया 2-2, 3-3 साल निकल जाएंगे। अभी आप देखो लॉकडाउन में अब 4 साल की डिग्री में 3 या 2 साल भी ऐसे निकल जाए तो आधा कॉलेज निकल गया आपका। और फिर उस बेच को पूरे टाइम लाइट लिया जाएगा, पूरे टाइम। बल्कि हो सकता है आने वाले समय में इन बेचेस के साथ में कुछ दिक्कत आ जाए कि तुम उस लॉकडाउन वाली बेच के हो तो वो दिक्कत आ जाएगी। खैर, लेकिन वो जो शिक्षा व्यवस्था है, ये आप लोग सब ग्रेजुएट हैं, अधिकांश लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम जो लेक्चर लेते हैं उनकी डेप्थ कैसी होती है और उनका लेवल कैसा अलग है, और आप जो पढ़ते हो उसका लेवल कैसा है। तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो। कई लोग यहाँ आ जाते हैं तो 6-6 महीने बाद वो कुछ चीज पकड़ पाते हैं। 6 महीना लग जाता है उनको, 6 महीने तक नहीं पकड़ पाते। कई लोग हैं यहाँ जो 2-2, 3-3 साल से आ रहे हैं, 3 साल बाद उनको समझ में आया कि ये ऐसे पढ़ना था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जो सारी पढ़ाई है आपकी, वो आपको कोई एक सिंपल सा प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर किसी गाइड में 20 क्वेश्चन में जो का त्यों दिया हुआ है, उसी को आप आधा अधूरा भी अगर लिख के आ जाएं तो आपको 60%, 70% मार्क्स आ जाते हैं। और उससे ऐसा लगता है कि आपको ज्ञान आ गया, जबकि वो बिल्कुल अलग चीज है। और ये एग्जाम बिल्कुल अलग चीज है। इस एग्जाम में उस ज्ञान से काम चलता नहीं है। आपको जो ज्ञान आता है, जिससे आपका 70% बन गया था, 75% बन गया था, उस ज्ञान से ये एग्जाम निकलता नहीं है, कतई नहीं निकलता। क्योंकि यहां आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, वाकई में करना पड़ेगा, खाना पूर्ति नहीं करना है। यहां आपको प्रॉब्लम वाकई में सॉल्व करनी पड़ती है। आप कलेक्टर बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, आपको खुद को करनी पड़ती है। कोई मदद के लिए नहीं आता आपके लिए, आप खुद डिसाइड करते हैं।
नेता तो और कम पढ़े लिखा है, आप उससे क्या पूछेंगे? नेता से पूछ नहीं सकते। फिर आपका जो सबऑर्डिनेट है वो तो और आपसे भी कम रैंक वाला है, तो इसका मतलब उसने और ज्यादा हालत खराब है उसकी। सीनियर से पूछने जाओगे तो बोले अब ये भी मैं बताऊंगा तुमको, तो तनख्वाह तुमको मिलते मुझे मिलते, तुम्हारी तनख्वाह तो तुम ही लेते हो, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? ट्रेनिंग में बहुत बुरी हालत है। ट्रेनिंग देने वाले अधिकांश लोग करप्शन से इंप्रेस रहते हैं, तो यूं गुदगुदाते रहते हैं कि इसको इतने पैसे कमाने को मिलेंगे, वो इंप्रेस रहता है उससे, अधिकारी से। वो कोई ज्यादा नहीं बताते, समझाते नहीं। बल्कि कई लोग तो करप्शन करना सिखाने लगते हैं वहां, कि तुम पता है तुम पोस्ट पे जिस पे जा रहे हो उसमें लोग 2-2 करोड़ रुपए तक दे दो, तुम कहीं 20 लाख में मत मान जाना। हाँ, उसे पूरा 2 करोड़ रुपया मांगना। उसको लगता है कि, और वो ऐसे गुदगुदाता है जैसे कि उसमें से एक सूटकेस मेरे पास भी आ जाएगा, ऐसे गुदगुदाता रहता है। तो वहां तो बकवास चीज है। पूरे देश का ढांचा जो है खोखला है शिक्षा के मामले में, चाहे वो ट्रेनिंग सिस्टम हो हमारा, चाहे वो हमारे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, और खास करके शासन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसमें तो कंपल्शन भी नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है नेता बनने के लिए कि 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ तो आपके कम से कम ग्रेजुएशन की तो वो है ना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वहां तो ये भी नहीं है। इसलिए बहुत बुरी हालत होने वाली है आने वाले समय में, और ज्यादा होगी, क्योंकि इसलिए सारा जो फोकस है वो इसी परीक्षा पे दिया जाता है और इसी परीक्षा में से क्रीम निकाला जाता है। तो इसमें जो कई लोग जो जिन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, उनका सिलेक्शन होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो पुरानी पढ़ाई से भूल जाओ, या वो उन्होंने क्या किया था, क्या करवाया था, उससे कुछ भी सिलेक्शन नहीं होना। उसको मानो ही मत, आपने पढ़ाई मत मानो उसको, है ना। लेवल भी बहुत कम है। जब आप ये पढ़ने लग जाओगे ना, उसके बाद आपका लो आईक्यू के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा, आपका सर दर्द होने लग जाएगा कम आईक्यू के लोगों में जाओगे तो। ये तो मैं वन वे कर रहा हूं, आपसे मैं बात करने लग जाऊं तो हो सकता है मैं भाग जाऊं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं वो वाली क्लास नहीं ले सकता, अभी आपसे बात करते हुए क्लास नहीं ले सकता। मैं वन वे वाली क्लास ले रहा हूँ। सोशल मीडिया पे भी मैं वन वे रहता हूँ, वहां मैं किसी से बातचीत नहीं करता, अपनी सूचना भर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वो अपना क्या मत व्यक्त कर रहा है, मैं उसमें लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो बहुत दिक्कत वाली बात है। मेरे लिए डीबी मॉल में 1 घंटा घूमना एक टॉर्चर के समान है, क्योंकि अगर मैं वहां घूमता हूं या वहां पर मैं किसी के साथ रहता हूं, या मैं जैसे मैं उतरना चाह रहा हूं तो बीच में अगर कोई आ रहा है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है लो आईक्यू वाले लोगों से बात करना, दुकानों पे खड़ा रहना, उनसे बात करना, उनसे हिसाब किताब करना। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा बहस नहीं करते, खास करके मैं, क्योंकि मैं बात लायक नहीं हूं उसके, या मैं समाज के लायक नहीं हूं। क्योंकि सोसाइटी में इतना कम आईक्यू है, इतना कम आईक्यू है कि बहुत दिक्कत है। आप कहोगे बहुत घमंडी हो आप, तो मतलब बाकी सब मूर्ख हैं क्या? मूर्ख नहीं है, वो लोगों में इतना ज्यादा। अब आप पढ़ोगे तो आपको आएगा समझ में। आप अपने जिन टीचर से आप पढ़ के आए हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे, क्योंकि उनका आईक्यू बहुत कम आईक्यू है उनका। वो बिना बात के हंस देते हैं, जहां नहीं हंसना चाहिए वहां हंस देंगे। आपको कुछ तो भी बोल देंगे, तुम मूर्ख हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे, ये तक बोल देते हैं। क्योंकि किसी भी आदमी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी हद तक बात कर जाएंगे। इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं टीम वर्क, जबकि वो टीम लीडर बनने की बात कहता है, कौटिल्य क्या बात करते हैं? टीम लीडर बनने की बात करते हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं टीम लीडर नहीं बन सकता, मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, इसलिए मैं नौकरी में नहीं हूं। टीम वर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने 25 साल से माथापच्ची की किताबों के साथ, और जो टीम में जो लोग हैं, हो सकता है उसने सिर्फ 1 साल पढ़ाई की हो, 2 साल पढ़ाई की हो, वो टीम में आ गया हो। अब उसको समझाना बहुत मुश्किल काम। आप तो सरेंडर हो जाते हैं, सर हम तो आपसे पढ़ना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बांट देते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे या बात करना चाहे तो वो भी ठीक है, अगर अच्छे प्रश्न है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईक्यू लेवल जो है वो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो मैंने एक आईक्यू का बताया, एक दूसरा मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बताया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वाला भी ठीक है, लेकिन साथ साथ इमोशनल वाला टच भी होना चाहिए।
इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है वो। अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जैसे जैसे पढ़ाई करोगे, अब आपके घर में देखा जाएगा तो कई बार 15 मिनट तक इस बात की बात चल रही होती थी कि आज शाम को ये बनेगा तो कौन कौन खा लेगा और ये बनेगा तो कौन कौन नहीं खा लेगा। 15-20 मिनट तक उसकी चर्चा हो रही है। अब आपके पीएससी के कहाँ काम का विषय है वो। और मान लीजिए 15 दिन बाद आपका मेंस एग्जाम है, और अगर रोज उस 15 मिनट की 20 मिनट की डिबेट में अगर आप शामिल ना हो तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाए, अदरवाइज आप नायब तहसीलदार बनेंगे, तो जिंदगी भर आप सबऑर्डिनेट बन के रहेंगे। किस कारण से? बैंगन की सब्जी और ये और वो, और इसमें ये बहुत ज्यादा पड़ गया था, और इस साल अचार अच्छा नहीं बना, और इस साल ये हो गया तो उससे वो नाराज हो गया, उससे बुआ नाराज हो गई, उससे ये हो गई, उससे ननद का ये हो गया, उसका फलाना हो गया, झंझट खराब। अब ये कितना मतलब मुश्किल काम है, और इसकी वजह से आपका एक रैंक कम हो गया। तो आप जिस वातावरण में रहते हैं ना, जहां बहुत मुश्किल, मैंने तो खैर सेपरेट कर लिया अपने आप को, मैं सक्षम भी हूं, और मैंने सबको बोल भी दिया कि मुझसे कौन किस बारे में बात करेंगे, कितनी करेंगे। इसलिए मैं ड्राइवर भी नहीं रखता, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं, क्योंकि ड्राइवर जितनी सुविधा मुझे देगा ना, उससे 5 गुनी 10 गुनी समस्या मेरे लिए खड़ी करते। अगर वो जहां किसी आदमी से नहीं उलझना है, उससे अगर उलझ लिया, मेरी गाड़ी को कोई ठोक देगा, मैं रोक के लड़ूंगा नहीं उससे, क्योंकि उसमें हत्या भी हो सकती है। सामने वाला ड्रिंक किया हुआ हो सकता है, अंदर से कोई हथियार निकाले, वो मार दे तो मेरी तो हत्या हो सकती है। लेकिन ड्राइवर क्या करेगा, वो उसको प्रेस्टीज पॉइंट बनाता है, मैं तुमको दिखाता हूं ये, फिर वो उसमें आपका जहां पहुंचना था वहां आप पहुंच नहीं पाए। उसके अपने ईगो है, उसकी अपनी एक समझ है। तो लो आईक्यू के साथ जब आप रहना कम करेंगे ना, तब आपका आईक्यू बढ़ेगा और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। अदरवाइज आप वहीं रह जाएंगे और आपको वो सब हैबिचुअल होंगे, आपको लगेगा कि ये सब बातचीत है और ये सब जरूरी है और ये मेरी दुनिया है, जबकि वो आपका कुछ भी नहीं है। वहां से ऊपर उठना पड़ता है सबसे पहले। और आपका जो टीचर है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो प्रोफेसर है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम उसमें डूबा हुआ है और रात दिन इसी माहौल में बना है। दिन भर वो साधारण लोगों से बात करता है, दिन भर वो आम आदमी बना रहता है, दिन भर वो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करता है। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वो उससे ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि आईएएस और ये जो है थोड़ा सेपरेट रहता है। कई लोग बोलते हैं बहुत ईगो वाले रहते हैं। ईगो नहीं, वो जिस तरह से पढ़ के आए, जिस तरह से सेलेक्ट होकर के आए और जितना आइसोलेशन में, या यूं कहें कि उन क्वारंटीन हुए थे वो भी एक तरह से, तो समाज से क्वारंटीन जैसा होना पड़ता है आपको तैयारी करने के लिए। इसीलिए आप अगर किसी सामान्य समारोह में चले जाएं, इसी में चले जाएं, तो घर वाले बोलते हैं बस 20 मिनट तो लगेंगे वहां, तुम खाना खाना और निकल आना। संभव है क्या ये? खाना खा के और निकल आना संभव है क्या? अब मान लीजिए किसी कार में आप बैठ के गए थे, तो जब तक सारे लोग नहीं आ जाएंगे तब तक कार चलेगी नहीं, तो आप वहां आकर के बैठ जाओ भले कार में। क्या कर सकते हो आप? अपना मोबाइल लेके बैठे रहो। और फिर उधर वो बोले अच्छा वो आया था, वो आए थे, अभी चले गए। अरे ऐसे कौन सी पढ़ाई करते हो? और रिश्तेदार खुद तो भी बोल देते हैं। और फिर वहां जो बातें बोली गई वो क्या एकदम से दिमाग में से चली जाएंगी? कई बार 3-3 दिन तक चलती रहती है, क्योंकि घर वाले बोलते हैं ऐसे तुम ही पढ़ने वाले हो, 15 मिनट में 20 मिनट में तुम्हारी सारी पढ़ाई खराब हो गई। अब उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं, हो जाती है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। 3 दिन खराब हो जाते हैं, कई बार तो 1-1 महीना खराब हो जाता है। कई बार नंबर आप ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसने परेशान करके रख दिया बाद में। उस दिन वो मिल गया था, इस वजह से वो आ गया था कि हम उस दिन वहां मिले थे। कई लोग अनावश्यक पहचान करते रहते हैं। आप पहचान करना बंद कर देंगे, मेल मिलाप करना बंद कर देते हैं, फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे पढ़ाने को देख करके मैं ही अपने आप को एलियन टाइप महसूस करने लगा कि मैं ही कहीं दूसरे ग्रह से तो नहीं आया। मतलब मैं गलत लोगों से बात कर रहा हूँ या मैं ही गलत आदमी हूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दरअसल आपका एजुकेशन सिस्टम ने आपको ऐसा बना के रखा हुआ है, उससे आप वहां उस दुनिया में 90% वाले हो, 95% वाले हो, हमारे सामने 0 हो। यहाँ आपका काम शुरू होने वाला है। ये बिल्कुल अलग दुनिया है, ये रैशनैलिटी की दुनिया है। यहाँ हर चीज को मापा जाता है नॉलेज के बेस पे, क्रॉस एग्जामिन करके। ज्ञान ज्ञान को काटता है,
ज्ञान के माध्यम से आपका लेवल ऊंचा होता है, और उसके लिए जो आधार बनेगा वो ज्ञान वाला होना चाहिए, तब जाकर के आपका बनना आसान होगा। किताबों से नहीं होगा। केवल जो आपकी बेसिक किताबें हैं स्कूल कॉलेज की, इसलिए स्कूल कॉलेज की किताबों से ये डिफरेंट बुक्स हैं, ये बिल्कुल अलग है। वहां परिभाषा बैठते हो, हम यहां से आपको सच्चाई बता रहे हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है, इसमें थिंकर्स भी आ जाते हैं, इसमें कॉलम लिखने वाले कॉलमनिस्ट भी आ जाते हैं, इसमें एडिटोरियल्स भी आ जाते हैं। संपादक जो सोच करके लिख रहा है वो भी आपका विचार होना चाहिए, जो तमाम प्रकार के थिंकर्स ने बातें की वो भी आपका विचार होना चाहिए उस विषय पे। और असली जो इसके किताब के लेखक हैं, जैसे कि अंबेडकर हैं, गांधी हैं, इस प्रकार के लोग हैं, ये क्या सोचते हैं, इसका बात भी आनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी पे सभी तरह के लोगों के विचार आना चाहिए। दुनिया भर की डेमोक्रेसी, उस पर विचार हो। अब वर्तमान में डेमोक्रेसी की क्या हालत है, उस पर विचार हो। क्या वाकई में डेमोक्रेसी इस लायक है, उस पर भी विचार हो सकता है कि डेमोक्रेसी के अलावा जो दूसरा एक सिस्टम है जिसमें अधिनायकवाद है, अथॉरिटेरियन है, और उसमें वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं जो पहले से बहुत आगे हैं। लेकिन एक विचार आता है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का। जिसने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और उसका समानता, उसका राइट टू इक्वालिटी या इगेलिटेरियन सोसाइटी के रूप में आना बहुत जरूरी है। समता मूलक समाज में उसको प्रवेश करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि जो नया शिशु आता है ना, मानव के रूप में नया शिशु जो आता है वो समाज का सबसे निर्दोष सदस्य होता है, क्योंकि उसका तो कोई दोष ही नहीं हो, तो आज ही आया। अगर आपने जाति के आधार पर उसको बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, मान लीजिए उसका जन्म ऐसी जाति में हो गया जो अछूत कही जाती है, तो उस शिशु के साथ तो पूरी जिंदगी भर डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है। जबकि वो तो निर्दोष था, अबोध था, उसने तो कोई क्राइम भी नहीं किया ना भी आकर के। आप किसी व्यक्ति पे तो आप दोष लगा सकते हो, लेकिन टीकाकरण हो रहा है मान लिया जाए शिशुओं का, और उसमें इसलिए उसका टीकाकरण नहीं हो सकता है क्योंकि वो गंदी बस्ती में रहता है, तो उसके साथ तो भेदभाव यहीं से शुरू हो गया। क्योंकि नर्स जो है वो अपर कास्ट की है, उसने मना कर दिया मैं उस बस्ती में जाके टीके नहीं लगाऊंगी। फिर तो वो शिशु जो सबसे अबोध और सदस्य है, निर्दोष सदस्य, उसको क्या माना गया, निर्दोष सदस्य। इसलिए मानवाधिकारों का इंपॉर्टेंस समझ में आया ना आपको। मनुष्य के रूप में जो पैदा नहीं हो पाई लड़की, उसका फीमेल फेटिसाइड हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गई। लेकिन मनुष्य के रूप में, बीज रूप में तो वो आ चुकी थी, लेकिन मात्र इस आधार पर कि कन्या शिशु है वो, अगर वो कन्या नहीं होती और वो पुरुष सदस्य होता, मेल होता, तो क्या होता, मेल चाइल्ड होता तो क्या होता, उसका जन्म होता है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसलिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इक्वालिटी की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करती, इक्वालिटी की बात करती है। अब आपको समझ में आया होगा डेमोक्रेसी की चर्चा क्यों जरूरी है, अथॉरिटेरियन क्यों गलत होते। इसलिए आप फीमेल वाला और मेल वाला जो लिंगानुपात वाला रेशो देख लो। जो पुरुषवादी समाज है, जहां जहां पर पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की जिन एरिया में है, यानी भिंड मुरैना में, राजस्थान में, राजपूत लोगों में पैट्रियार्की, पुरुष वर्चस्व वाली जो जातियां हैं जिसमें पुरुष का ही अधिकार चलता है, वहां पर सेक्स रेशो बहुत बुरी हालत है। 800, 850, 900 के आसपास महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। और जिन समाजों में वुमेन एम्पावरमेंट है, आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, राजनाथ गांव, कौन सा मध्य प्रदेश में कहाँ है, हाँ बालाघाट में, जो आदिवासी इलाके हैं खास करके, तो आदिवासियों की वजह से लिंगानुपात ज्यादा है। प्रकृति ने महिलाओं की संख्या ज्यादा बनाई है सेक्स डिटर्मिनेशन में, और पुरुष कम है। तो प्राकृतिक रूप से तो महिलाएं ज्यादा होती हैं, 50-100 महिलाएं 1000 पुरुषों पे ज्यादा ही होती हैं, तो वहां 1100 मिलेगा आपको। और जहां लिटरेसी केरल में ज्यादा है वहां फिर लिंगानुपात ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों में लिंगानुपात ज्यादा होता है। और जिन समाजों में महिलाओं को बोझ नहीं समझा जाता, यानी फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो होता है काम में, कामकाजी महिलाएं बहुत होती हैं, तो आदिवासियों में कामकाजी महिलाएं होती हैं। आपने देखा पुरुष भी काम कर रहे होते हैं सड़क के किनारे, महिलाएं भी उसी अनुपात में काम कर रही होती हैं। उनकी महिलाएं घर थोड़ी रहती,
हाउसवाइफ थोड़ी होती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं। तो जिनमें फीमेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है, जिनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिनमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पर आपको लिंगानुपात ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये मैनमेड सोसाइटी है जिसमें कि इस तरह का सेक्स रेशियो नीचे गिरता है। तो ये कौन लोग हैं? पढ़ लिख तो गए, देखा जाए तो उनमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। तो फिर ये लोग हैं कौन? ये एक मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। ये भारत की विशेषता है, पितृसत्तात्मकता। कई देशों की है, ऐसा नहीं है कि फीमेल पार्टिसिपेशन पूरी दुनिया में है एक जैसा है। आपको थाईलैंड में ठीक देखने को मिलेगा, आपको चाइना में ठीक देखने को मिलेगा, आपको जापान में ठीक देखने को मिलेगा। तो उतने प्रतिशत, भारत में जो है अभी सबसे लोएस्ट है इन दिनों में। सबसे हाईएस्ट जो था 31, वो कब था? हमने पढ़ाया था 2005 में बताया था, वो 30% के आसपास था, 40% के, 35 के आसपास था। अब वो 21 के आसपास आ गया। पेंडेमिक के बाद तो और ज्यादा महिलाओं का जॉब गया। अगर मान लिया जाए बिजली रात में आती थी और खास करके लॉकडाउन था, या लॉकडाउन रात में नहीं भी आती थी, तो लॉकडाउन में अगर कर्मचारियों की छटनी करनी थी तो कौन सी कर्मचारियों की छटनी कर दी गई? महिलाओं की छटनी कर दी गई। पुरुष को तो कहा आप तो आते रहेंगे, लेकिन उनको कहा आप घर पे रहना, अभी हम वेतन नहीं दे पाएंगे, अभी लॉकडाउन हो गया है, अब ज्यादा नहीं चलेगा, और अब आपको आने जाने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ये केवल पुरुष लोग आ जाएंगे। तो महिलाओं की सबसे पहले छटनी हुई। टीचर्स में महिला टीचर्स की सबसे पहले छटनी हुई। जितना स्कूल बंद हुए, प्राइवेट स्कूल भी बंद हुए। तो अभी जो है फीमेल पार्टिसिपेशन सबसे कम है, इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ जाता है पैट्रियार्की में फिर, क्योंकि आप कमा के लाते हो तब आपका डिसीजन अलग चलता है, और जब आप कमा के नहीं लाते हो तब आपका डिसीजन कितना होता है। तो पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार होना, कास्ट का इस प्रकार से होना, तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, तरह तरह के अभाव हैं, और इक्वलिटी का नहीं होना, तो फिर डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि नहीं? फिर आप कहोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क ये पड़ता है कि मनुष्य के रूप में उसका जन्म हुआ है, और जो मनोरंजन की उसको आवश्यकता है, जो खाने की उसको आवश्यकता है, पोषण की या टीके की या बीमारी में दवाई की जो आवश्यकता पुरुष को है, वो आवश्यकता उसको भी है, वो आवश्यकता उस कास्ट के व्यक्ति को भी, क्योंकि वो मनुष्य है। इसलिए मानव अधिकार, इसलिए कई लोग मानवाधिकार वालों को बड़ा ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, ये बदमाश साले, मतलब इतना गाली देते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वाले, मतलब अरे तो इसमें तुम इतना चिड़े हुए क्यों भाई? वो मानव के रूप में जन्म हुआ है उसका, तो इसलिए उसके कुछ बेसिक राइट्स बनते हैं, इंसान होने के नाते राइट्स बनते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो इंसान है, इसलिए उसके कुछ अधिकार है। और यो बिल्ली पे, उस पे, कबूतर पे, और उस पे तोते पे, और उस पे आंसू आ जाते हैं उनके कि इसको देखो इतने दिन तक पिंजरे में बंद किया होता, आज इसको उड़ाया जा रहा है, लोग आंसू टपकाते हैं सोशल मीडिया पे। या इंसान साक्षात जो है उस पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका स्लॉटरिंग हो जाए, चाहे नहीं गाय की हत्या हो रही है, उस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। अरे भैया, तो ये भी तो कुछ, इनका भी तो समझो। ह्यूमन राइट्स वालों से जो जितना गाय को बचाने की बात करते हैं, उनमें से हो सकता है गाय खा जाते होंगे कई सारे, तो है ना, और वो ऐसे आंसू टपकाते रहते हैं, और ह्यूमन राइट्स के नाम पे इतना भयंकर चिढ़ते हैं कि देखो ये आ गए ह्यूमन राइट्स वाले। अरे कमाल है। फिर फंडामेंटल राइट्स को आप कैसे समझ पाओगे? वो ह्यूमन राइट्स का ही तो एक्सटेंशन है। तो ये है, तो आपका जो शिक्षा है वो बहुत मायने रखती है कि आपकी शिक्षा हुई कहां से। इसीलिए कई लोग बोलते हैं सर हमारा 6 महीने की तैयारी में हो जाएगा क्या? कई लोग तो बोलते हैं सर हम कोचिंग तो ज्वाइन कर लें सर, पर ये परीक्षा में तो 4 ही महीने बचे हैं। तो मैंने कहा इस परीक्षा के लिए क्यों ज्वाइन करते हो? अगले साल के लिए करो, 2 साल बाद के लिए करो। कोचिंग यही परीक्षा के लिए ज्वाइन करते हो, और अगर आपको पहले से आता है, क्योंकि जब तक आप 70-80 ठीक नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, और अभी पहले से 60-65 पे हो तो ठीक है, हम इस परीक्षा के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप 35-40 वाले हो, 35-40 से ज्यादा ठीक नहीं कर पाते हो, हम टेस्ट लेके देख लेंगे, आपको बता देंगे कितने साल लगेंगे, हम बता सकते हैं। अगर 35 वाले हो तो 3 साल लगने हैं, 45 वाले हो तो 2 लगने हैं, 55 वाले हो तो 1 साल में हो जाएगा, 65 वाले हो तो अभी 6 महीने बाद हो जाएगा। ये अभी समझा देना कोई, ताकि हमको फोन ना करे, कम से कम हमारा भी समय बचे। ठीक है, कई लोग फोन पे जानना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है।
कई लोग बोल रहे सर वैकेंसी निकल गई कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। वैकेंसी निकल जाएगी तो तुमको कौन सा आ जाएगा? अभी 1.5-2 साल तो अभी पहले समझने में लगेगा ना। तो 1.5-2 साल तैयारी करोगे तब वैकेंसी का वेट करोगे ना। कौन सी दुनिया में हो भाई? क्या पढ़ते हो? कहाँ किन लोगों के संपर्क में रहते हो? वो कौन गुरु लोग हैं तुम्हारे? गुरु कौन है वो? किसने बता दिया कि कंपटीशन इतना सरल है या ये एमपीपीएससी यूं है और यूपीएससी ऐसा है? किसने बता दिया आपको? ऐसा नहीं है। इसमें आ रहे हो तो पूरा मन बना के आओ। इतना आसानी से नहीं होती, मेहनत करना पड़ती है, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, लिखना सीखना पड़ता है, एनालिटिकल माइंड डेवलप करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ती पूरी। आप सबको चलाते हो, पूरे जिले को चलाते हो। पूरे जिले के जितने समझदार लोग हैं वो सब आपको सलाम ठोकते हैं। उस जिले में लेखक भी हैं, उस जिले में साहित्यकार हैं, बहुत सारे कवि लोग हैं, उस जिले में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं। ये सब आपको सलाम ठोकेंगे और सब मानेंगे कि आप बहुत शार्प आदमी हो और इस आदमी को फॉलो करना चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी बनना पड़ती है, तो ऐसे ही बन जाते हैं। मजाक थोड़ी है। आप किसी जगह पे एसडीएम हो, दिन भर में कितने तरह के लोग आएंगे आपसे बात करने के लिए। आप कलेक्टर हो, कितने तरह के लोग मिलने आएंगे आपसे समस्याएं लेकर के। आप कहोगे नहीं ये तो हम कैसे जान सकते हैं, वहां दांत निपोरोगे तो बुला लेंगे ना फिर यहाँ पे, या चपरासी बना देंगे फिर यहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई पावर नहीं दिया हुआ। मेरे साथ थी एक मैडम, 1:30 बजे आती थी ऑफिस। तो कलेक्टर ने, मैं तो छोटी पोस्ट पे था उस साल, बहुत यंग था, 23-24 साल का था, और मैं तो मात्र तहसीलदार था, तो नायब तहसीलदार के रूप में भर्ती हुए थे। तो वो एडीएम थी, मतलब 20 साल पुराने डिप्टी कलेक्टर थे, डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर बने थे, और कुछ नहीं आता था उसको, कुछ भी नहीं आता, बस बन गई थी। उस जमाने में रिजर्वेशन का फायदा उठा करके या जैसे भी करके मिल गया पोस्ट, तो पहुंच गए वहां तक। अब वो मुझे जब कलेक्टर ने बुलाया कि आप जो है कहाँ बैठते हैं अभी, मैंने कहा मैं वो दूसरे तहसीलदार के पास बैठता हूँ। बोले नहीं आपका चेम्बर नहीं हुआ अभी, मतलब आपको कोई कमरा नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, यहाँ इस पूरे कलेक्ट्रेट में तो मेरे पास तो कोई कमरा नहीं है अभी। फिर मेरे को वो चपरासी बुला के वो बोले इनके साथ चले जाओ और सर को जो है वो वाला कमरा दिखा दो, मैडम वाला। उन्होंने ये नहीं बताया वो वाला कमरा दिखा दो, वो समझ गया चपरासी। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये कोई, फिर उनकी नेम प्लेट जब देखी मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो कोई मैडम है और एडिशनल कलेक्टर है। अब मुझे उस चैम्बर में बिठा दिया। अब एक दिन वो, मैं पहचानता नहीं था उनको, वो आई और वैसे ही बैठ गई कुर्सी पे नीचे, मैं ऊपर बैठा था बोर्ड पे। तो एक तरह से न्यायालय में जैसे ऊपर जज बैठा होता है वैसे मैं बैठा हुआ था, वो नीचे ऐसे कुर्सी पे आके बैठ गई। फिर मैंने कहा आपको किससे काम है, आप क्यों बैठे यहाँ पे? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था यही यहाँ कि ये उन्हीं का कमरा है। बोले कि सर ऐसा है कि वो आप बैठे हो अच्छा है, पर मैं ही बैठती थी वहां पे और अभी हमारे भगवान नाराज हैं हमसे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं है, चपरासी को बोला हुआ है कि मैडम जब भी आए उसका टाइम नोट करो। चपरासी बोले टाइम नोट करता है मेरा, और जाने का टाइम भी नोट करता है और जाके रिपोर्ट करता है वहां पे। और क्वार्टर भी खाली करवा दिया, मैं वहां से उज्जैन से अप डाउन करती हूँ और ऐसा है वैसा है। हमने कहा ये हालत क्यों है? बोले बस अब साहब नहीं चाहते, भगवान ही नहीं चाहते, तो फिर क्या, हम ऐसे ही हैं। ऐसी हालत हो जाती है। ऐसे आप समझ रहे हैं ना, ये बोझ होते हैं। ठीक है आपकी तनख्वाह जारी रहेगी लेकिन आपकी औकात कुत्ते जैसी रहेगी, बहुत बुरी हालत रहेगी। फिर वो सबको तारीफ करते थे, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझसे बात की। फिर मैंने कहा देखो चाय पिलवाते हैं आपको, बैठो रुक जाओ। फिर मैंने उनको चाय, मैंने कहा आपके चैम्बर में तो हम ही बैठे। मैंने कहा मैं उठ जाऊं? बोले नहीं नहीं आपको तो साहब ने बोला। हम, मैंने कहा उन्होंने नहीं बिठाया मुझे यहाँ। बोले नहीं आप तो बैठो, आपके ऊपर तो कृपा है। तो हमने कहा नहीं कृपा है नहीं, मतलब हम लोग तो काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो यहाँ आके बैठ गए, बाकी तो आप ही का कमरा है। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अब उनको आईएएस भी अवार्ड हो गया। मैं पिछले दिनों कुछ 2-4 साल पहले उनका नाम भी देख रहा था न्यूज में, पेपर में, कि अब वो आईएएस हो गई। अब पर ऐसे लोगों को कोई काम नहीं दिया जाता, ध्यान रखिए। यहाँ पे भी कोई काम नहीं मिलना है।
यहाँ पे भी उनको कोई एक चैम्बर, एक छोटी सी कुर्सी, राइट बैठा होगा, एक आध कोई चपरासी दिन भर में पूछ जाता है मैडम चाय लाऊं, बस काम धाम कुछ नहीं है। मतलब आप 12 बजे तक भी मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि यहीं घूम रहे हैं, मतलब ऑफिस नहीं गए, फिर 4 बजे वापस आ जाते हैं, बोले बहुत जल्दी आ गए, मतलब ये क्या है। तो इज्जत उसकी होती है कि सुबह जल्दी जाता है, देर तक आता है, बिजी रहता है, और जिसकी टेबल पे बहुत काम होता है। फिर उसके बाद फोन भी आते हैं, पहुंच वाले लोगों के फोन भी आते हैं कि हमारा वो फाइल आपके पास अटकी पड़ी, उसके पास तो कुछ अटका ही नहीं है ना, उसकी टेबल पे कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है। और काम ही नहीं है तो आप IAS भी बन जाओगे तो किस काम के। तो पहली बात तो आप बन नहीं सकते, अब एग्जाम सिस्टम ऐसा हो गया है कि अब इतनी आसानी से आप बन नहीं सकते। दूसरी चीज, कभी आप टिकड़म लगा के या जुगाड़ जमा के हैंडराइटिंग में ऐसा कुछ लिख लिखा के या सोचा कि हम ये ट्रिक कर लेंगे, बन भी गई तो फिर हश्र ऐसा हो जाना, कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जब पावर दिए गए तो हम बहुत छोटी पोस्ट पे, मेरे को बिल्कुल 23-24 साल का था मैं, तब मेरे को ऐसे ऐसे पावर दिए, सारे खड़े रहते थे सीनियर वगैरह, सारे मीटिंग में मुझे बिठा के रखते थे कलेक्टर SP, उनको दूर, वो दिखते ही उनको बोलते थे कि नहीं नहीं इनको बुला लिया, हम इनको समझा देंगे, ये बता देंगे आपको, अभी आके ब्रीफ कर देंगे, आप जाओ यहाँ से, जाओ, दिखो मत। बोले सर वो मीटिंग थी तो मैं आया था, नहीं कोई तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है तुम जाओ। ये हालत थी उनकी, उनको भगा दिया जाता था। और 55 साल के अच्छे ये मोटे हो रहे हैं, वो ठंड के दिनों में पसीना आता रहता था क्योंकि अभी एक समोसा खा के आए, फिर 3 बार चाय पी लिए, ना तो उनकी फिटनेस है, ना उनको अकल है, ना उनको कोई नॉलेज है। ऐसे ढेरों लोग भरे पड़े हैं, ढेरों लोग प्रशासन में हैं जिन जो फिट ही नहीं है, प्रशासन के लिए फिट नहीं है। उनको आप सोचते हो मुख्यमंत्री कोई काम बताता होगा, उनको प्रशासन वाले कोई काम बताते होंगे, किसी काम के नहीं है। पर तनख्वाह मिलती है उनको, वो रिटायर भी होते हैं, मकान भी बहुत बड़ा होता है उनका, पैसे भी खा लेते हैं। 50-50 रुपए उस जमाने में वो लोग ले लेते थे। अभी भी कई सारे लोग हैं करने लग जाएंगे, 500 रुपए आप दे दो, बोला हाँ दे दो, वो जेब में रख लेंगे। वो दिन भर फिर सोचते रहते हैं इससे घर पे ये आ जाएगा, मैं पत्नी को ये दूंगा तो उससे ये खरीद लेगी, कहेगी सब्जी के पैसे आ गए हमारे। ये हालत है IAS लोगों की भी। तो ऐसे लोग भी, तो इसका मतलब क्या करोड़ों वाले बहुत स्मार्ट होते हैं? नहीं, वो नहीं, वो भी जाते हैं जेल में, जाते हैं, वो भी जाते हैं, मशीनें लगती हैं उनके यहाँ पे भी गिनने के लिए। आपने देखा है कैसे कैसे छापे पड़ते हैं, क्या हो रहा है। चोरी तो चोरी है, वो चाहे 500 रुपए की हो, चाहे 5 करोड़ की हो। तो चोर लोगों की जगह है जेल में, और उनकी इंक्वायरी होती है और अखबार में उनको सब, और समाज उनको बददुआ देता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें नहीं करना। लेकिन हम जो आपको समझा रहे हैं वो चीज ये है कि योग्यता के साथ आइए, योग्यता के साथ आइए, आप निखर जाएंगे, आपकी पोस्ट मायने नहीं रखेगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको ऐसे काम दिए जाते हैं। कई बार हम लोगों को जब काम बांटे जाते थे, वो कलेक्टर बोल देते थे कई बार, अरे यार छोड़ो ना, तुमको वो गाड़ी नहीं देता, चलो ठीक है, तुम्हारे पास ये वाली गाड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास वो भी नहीं, चलो वो तो खटा रहा है, उसको मतलब मेरी गाड़ी ले जाओ, ये ले जाओ, मेरा गनमैन ले जाओ, मेरा ड्राइवर ले जाओ, मेरी गाड़ी ले जाओ। ऊपर तुम ये काम करके आओ यार, वो तुम ही कर सकते हो, उसको मत भेजना। मैंने कहा वो पीछे भी जा, बोलना उसको, बोलना तुम पीछे नहीं आओगे उसको समझा देना, उसको चमका देना। तो ये पावर तक भी आपको दिए जा सकते हैं। कब? जब आप में केवल योग्यता होगी। योग्यता के आधार पे होता है ये पूरा जो गेम है, पूरा ये जो फील्ड है, इसमें चाहिए क्वालिटी। और आप क्वालिटी के पीछे भागो, वो शिक्षा नहीं दे सकती आपको, वो शिक्षा कतई नहीं दे सकती, क्योंकि उन लोगों में अगर क्वालिटी होती तो मैं बता रहा हूं, वो सब लोग 90% वो लोग उस विभाग में वो लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने इधर ट्राई कर रखा है, पर उनमें क्वालिटी नहीं थी तो रिजेक्ट होकर के उछल करके उधर गिरे हो। तो कचरा है, वो आपको दे ही नहीं सकते। और हमारी तरह नौकरी छोड़ के भी कोई नहीं पढ़ा रहा, ये भी बता दूं मैं आपको। हम तरह तरह के सिलेक्शन लेकर के नौकरियां छोड़ करके और फिर आपको गाइड कर रहे हैं। जितने लोग हैं वो सब रिजेक्टेड है, कभी जॉब लगी नहीं उनकी जिंदगी में कभी। वो तो अभी पटवारी तक में बैठते रहते हैं, वो तो होता नहीं उनका, इसलिए कोचिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए बुरी हालत है उनकी। तो ये चीजें, स्वाद जिसने चखा नहीं ना सफलता का, वो आपको बता नहीं सकता कि उसका स्वाद क्या है और वो आता कैसे है, वो उसके समझ में नहीं आता। इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी डेवलप करो। कैसे करोगे? इंटरमिंगलिंग करके, नॉलेज की चीजों को मिलाओ पूरा। अभी मैंने बताया ना नैतिकता का विस्तार, तो प्राचीन काल से लेकर के, इतिहास से लेके वर्तमान मॉडर्न वाले से लेकर के करंट अफेयर्स वाले से भी, करंट अफेयर्स वाली चीजें भी जोड़ो, समसामयिकी वाली भी।
अभी के एडिटोरियल और कॉलम पढ़ो और उनकी बातों को इसमें जोड़ो। वो जो कोट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी लेके आओ, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी लाओ कि अमेरिका में क्या हालात हैं, स्विट्जरलैंड में क्या हालात हैं, फ्रांस में कैसे है, फ्रांस का गणतंत्र क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है। वो सब भी दिमाग को खोलो, बांध के मत रखो। आप लोग सोचते होंगे सर कोई लिमिटेड चीज नहीं है क्या, लिमिटेड में मत जाओ। लिमिटेड से आपका दिमाग का विस्तार नहीं होगा, एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं होगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा, और होगा तो बहुत नीचे वाले रैंक में होगा। तो हमेशा ऑर्डर ही मिलते रहेंगे आपको, डांट ही खाते रहोगे, आप सब ऑर्डिनेट बन के रहोगे। डिसीजन मेकिंग आपकी चलवाना है, आपको अपना ऑर्डर फॉलो करवाना है, आपको सबसे पहले लीडरशिप के रूप में आगे आना है, तो फिर आपको ऊपर आना पड़ेगा, टॉप आना पड़ेगा। और ट्रेनिंग वगैरह में भी आपकी एक्टिविटी दिखेगी, वहां पे भी आप बेस्ट, हम लोगों को मिला बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड। हमारे सामने कई तरह के लोग थे, हमारे सीनियर्स भी थे, बड़ी पोस्ट वाले लोग भी थे, लेकिन बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड हमको मिला, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी, हमारे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। क्यों थे हम सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी? क्या और लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे? हम लोग हर एक्टिविटी में आगे रहते थे। वहां पर भी जो तमाम प्रकार की एक्टिविटी होती थी उनमें हम सबसे आगे रहते थे, फिर उसके नंबर मिलते थे, उसमें से बेस्ट ट्रेनिंग निकाला जाता था कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कौन था। उसको फिर लास्ट टाइम जब फेयरवेल हो रहा होता है, वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है, तब उसमें फिर अवार्ड दिया जाता है। तो वो चीजें, वो क्वालिटी डेवलप करनी है आपको, तब जाकर के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ने लिखने का जो स्तर है वो संकुचित नहीं होना चाहिए, दायरा हमारा संकुचित नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत भी नहीं है। स्मार्ट वर्क, कल बताया था आपको स्मार्ट वर्क कैसे करें। जिन लोगों ने कल का लेक्चर ज्वाइन नहीं किया वो लोग आज YouTube पे जाकर के देख लेना हमारा कल वाला लेक्चर। आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर बताया था, कैसे शॉर्टकट आप बनाएं, कैसे स्मार्ट वर्क करें और कैसे प्रश्नों को पकड़े। तो आज जो मैं बता रहा था उसमें पुराने समय से उसका असर आपको आता हुआ दिखाई पड़ता है। सेकंड क्या बताया था मैंने कि हम दूसरे लेंगे, बुद्ध। बुद्ध की बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन की, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये महाभिनिष्क्रमण है, ये धर्मचक्र प्रवर्तन है, ये उनका महाबोध, वो जो हुआ था उनको बोध हो गया था, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये जो एनलाइटनमेंट वाली सारी जो घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं के अलावा उन्होंने जब ये कहा कि संसार में दुख बहुत है और संसार में इतना sorrow है, इतना दुख है और लोग इतने परेशान हैं, तो दरअसल इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है क्या? तो क्या कठोर तपस्या करनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कठोर तपस्या के बाद सुजाता के हाथ की जो खीर खाई थी उसके बाद उनको लगा कि नहीं, केवल कठोर शरीर को तपाने से भी काम नहीं चलता, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, नोबल ट्रूथ, ठीक है, 4 आर्य सत्य जब हम बात करते हैं, है ना, जैन धर्म की बात करते हैं और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो जो शिक्षाएं निकल करके आती है वो एथिक्स के पेपर में आपको पूछी जाती है। एथिक्स के पेपर में बुद्ध का जीवन परिचय नहीं पूछा जाता कि उनके घोड़े का नाम क्या था, सारथी का नाम क्या था, उनके बच्चे का नाम, पत्नी का नाम बताओ, या यूं पूरा बताओ कि ये, बल्कि वो सार रूप बताया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी की जिंदगी में बुद्ध की और महावीर की वो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जो उसके काम की है जिंदगी में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में काम की चीजें कौन सी है। तो बोलते हैं कि दुख से, जो दुख के कारण है वो जान लो। एक तो कि दुख का कारण क्या है? आसक्ति है सबसे पहले, है ना। तो दुख का कारण है ये, और दुख से निपटने के उपाय बता दो उसको, बस बात खत्म हो गई, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, डायलेमा से बाहर आ जाएगा। इसलिए जो हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं ना, तो अगर बुद्ध की शिक्षाएं हमारे साथ है तो हम लोग पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे। बुद्ध को लेने के लिए उनके पिता भी आए, उनकी पत्नी भी आई, कई लोग आए उनके पास कि भैया वापस जा सकते हैं। राम भी एक बार निकल चुके थे, तो भरत और वो जो सुमंत थे वो आए थे लेने के लिए राम के पीछे पीछे कि अयोध्या में महाराज बहुत दुखी हैं और आप चलिए वापस। हाँ, अर्जुन के सामने किंग कर्तव्य में वाली स्थिति आ गई थी, आ गया था कि वो क्या करे। तब हमने कहा ना, भगवत गीता भी
आपको दर्शन देती है, रामायण भी दर्शन देती है, भगवान बुद्ध की जिंदगी भी दर्शन। लेकिन बुद्ध की जिंदगी की केवल कथा सुनने से बात बन जाएगी क्या? आपका उद्धार हो जाए? कई लोग कथा सुन करके उद्धार करना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए तो हमारे घर पे उसका उद्धार हो जाए। नहीं, सत्यनारायण की भगवान की कथा से नहीं होगा, सत्य बोलने से होगा। किससे होगा? उसकी शिक्षा क्या है? कथा की शिक्षा यह है कि आप सत्य का पालन करेंगे। तो किसी भी कथा से नहीं होता, किसी का भी जीवन परिचय सुनने से नहीं होता, उसकी शिक्षाएं क्या है, वो शिक्षाएं आपका सिलेबस है, और वही चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, ठीक है, पॉलिटी में देखने को मिलती है। और पॉलिटी में हम लोगों ने उन सब चीजों को शामिल किया है। यहां तक कि हमने राजकीय चिन्ह जो हमारे सिंबल बनाया है उसमें हमने क्या लिया? चक्र, परिवर्तन। चक्र किसका प्रतीक है? परिवर्तन का प्रतीक है। उस परिवर्तन को हम लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं? और बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के जीवन से ज्यादा अशोक के जीवन में जाके मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक, जिसको अशोक महान भी कहा गया। क्यों कहा गया महान? क्योंकि वो दुख से व्यथित होता है कलिंग के, और दुख से व्यथित होकर के फिर उसको लगता है कि इससे मुक्ति का क्या उपाय है, तो देवी उनको ले जाती हैं सांची की, सांची का स्तूप बनवाने वाली देवी विदिशा की थी ना, वो ले जाते हैं किधर? एक तरह से बौद्ध धर्म। कुछ लोग बोलते हैं मोगलीपुत्र तीर्थ ले जाते हैं जो उनका भाई थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि अब ये तो बहुत सारे आख्यान है, हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मत भिन्नताएं रहेंगी, उससे हम लोगों को परेशान नहीं होना। लेकिन वो बुद्ध की तरफ जाते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि अपने बच्चों को तो हमको इसी दिशा में प्रेरित करना चाहिए। और उनके बच्चे जो थे वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के प्रचारक बन जाते हैं, और यहीं से तो जाते हैं। और यहां से जाकर के बाद में वो हीनयान महायान के रूप में बौद्ध धर्म कितना विकसित हो जाता है। उसमें भी बहुत सारी चीजें बाद में जाकर के दिक्कत आई, लेकिन फिर भी बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी वाली शिक्षाएं? जो दुख से अलग ले जाती हैं और मनुष्य को जीना सिखाती है, मध्यम मार्ग की तरफ ले जाते हैं। वो आप ऐसा भी ना बनो, वैसा भी ना बनो, आप इस तरह से भी मत करो, इस तरह से भी मत करो, कठोर तब भी मत करो लेकिन बहुत ज्यादा भी मत खाओ, लेकिन अपने आप को भूखा भी मत मारो, जब भूख लगे तब खा लो। बहुत सिंपल सी शिक्षा है। अपने आप को बहुत ज्यादा तपाने की और अपने आप को बहुत कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और किसी भी ग्रंथ को बिल्कुल अंधभक्ति तक मानने की जरूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति को अंधभक्ति तक मानने की जरूरत नहीं। अत्यदीपो भव, अपदीपो भव, अपना विवेक जैसा बोलता है वैसा करो, विवेक के आधार पे करो। ये तो गायत्री मंत्र हो गया, विवेक की देवी बोलते हैं हम लोग। दूध का दूध, पानी का पानी, हंस कर देता है, वैसी जिंदगी जिसकी होती है उस पर गायत्री बैठ जाती है, गायत्री की कृपा हो जाती है। तो बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी को अपने बॉस की भी बात माननी चाहिए, नेता की बात माननी चाहिए। नहीं, विवेक क्या कह रहा है ये मानो, विवेक सम्मत, रैशनैलिटी, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना, दबाव में काम नहीं करना। कुछ बात समझ में आई? ये आ गया कि नहीं? विवेक से काम लेना, गायत्री के भक्त की तरह काम लेना, सही को सही और गलत को गलत मान करके काम करना। तो ये सही को सही कहने की क्षमता और गलत को गलत कहने की क्षमता कहां से आएगी? मोरालिटी से। और ये मोरालिटी कहां से अराइज होगी? कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर हमारे इन थिंकर्स से, जो हम बता रहे हैं आपको। तो बुद्ध को थिंकर के रूप में मानना, भगवान के रूप में नहीं। तो जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो उनको भगवान मान करके उसकी पूजा करने लगते हैं। वो सोचते हैं बोले प्रभु आप तो इतने मानते, हम आपके जैसे थोड़ी हो सकते, आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन क्या है कि आप तो बड़ी बात करते हो, और वो तो भगवान ही मान सकते हैं, और हम आपके अगरबत्ती लगाते हैं क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम ऐसा नहीं बन सकते। नहीं, उनकी बात मानने जैसा बनना। इसलिए तो गांधी को लोग महात्मा के बजाय भगवान बना देना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जैसा होना बड़ा मुश्किल है। जितने भी लोग गांधी को गाली देते हैं वो सारी बातें गांधी ने खुद बताई हैं। गांधी के समय में पापाराजी थोड़ी थे ऐसे पत्रकार जो पीछे पड़ते थे, गोपनीय फोटो ले लेते थे कहीं से। गांधी के समय में ये कुछ नहीं था। गांधी को किसी ने भी किसी भी प्रकार का गलत काम करते हुए नहीं देखा था। जितने भी पाप किए गांधी ने, या गांधी ने कहा कि ये मैंने जिंदगी में पाप किया,
ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है और खुद ने लिखा है, और बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उनकी आत्मकथा क्या कहती है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग मतलब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं इसके बाद जूते पड़ने वाले। लेकिन लोगों ने कहा, बोले यही तो हिम्मत नहीं है जो आप बता रहे हो किसी में, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, आपने अकेले में किया कोई भी ऐसा काम और किसी को नहीं पता, और आप ताल ठोक करके किताब लिख के बोल रहे हो कि ये मैंने कर दिया। आप मुझे चाहो तो पीट सकते हो, जो भी है, लेकिन मैंने किया वो मैं बता रहा हूं। गांधी ने अपनी जिंदगी की सारी गलतियां खुद लिखी हैं अपने हाथ से, और लोगों को बताया कि मेरे को भगवान मत बना देना, मैं इतना गलत इंसान हूं, मेरे में ये कमियां हैं। और इसीलिए लोगों ने उनको कहा, बोले आप साधारण आत्मा नहीं हो सकते, आप महात्मा हो, क्योंकि ये काम है ना हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए महावीर होना पड़ता, केवल वीर होने से भी काम नहीं चलता। इसलिए महात्मा गांधी महावीर भी हैं। बोले लोग तो बहुत हैं ऐसे, कई लोग तो अपनी तारीफ लिखेंगे अपनी आत्मकथा में ताकि लोग उनको पूजें। गांधी ने अगर ये आत्मकथा नहीं लिखी होती तो भगवान होते, राम से ज्यादा मंदिर उनके होते भारत में। राम मंदिर के बजाय शायद हो सकता है हम सब गांधी के मंदिर के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने खुद ने अपने आप को भगवान होने से बचाया, और लोगों ने उनको इसलिए महात्मा कहा। और अब बहुत सारे लोग होते हैं, जानते हो गांधी क्या करते थे? अरे ये तो उन्होंने ही तो बताया भैया, किताब लिखे। तुम जो यहाँ अब ढिंडोरा पीट रहे, इसी बात के तो कायल है लोग कि ये बात उन्होंने बताई है, नहीं तो तुम्हारे तो कितने पुश्तें सब जमीन में गड़ जाती तो तुम पता नहीं लगा पाते। तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम क्या पता लगाओगे गांधी का? गांधी खुद बता रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वेल्थ आती है और अगर आप वो मेहनत से नहीं आती तो वेल्थ किसी काम के नहीं है। 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी सर्च कर लेना विकिपीडिया पे, ठीक है? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए 7 पाप, महापाप। सर्च करना विकिपीडिया पे मिल जाएंगे, वो लाइन से लिख लेना। ये आपका सिलेबस है किसका? एथिक्स का। 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। वो कौन से महापाप बताते हैं? वो बताते हैं ना कि अगर नैतिकता नहीं है और विज्ञान है तो ऐसा विज्ञान बेकार है। मॉरलिटी होनी चाहिए उसमें, एथिक्स होने चाहिए विज्ञान में। हम विज्ञान वरदान या अभिशाप बोलते हैं ना, वो कब वो वरदान बन जाएगा, कब अभिशाप बन जाएगा। तो अगर उसमें नैतिकता नहीं है तो ये है। तो गांधी के इसमें से ये चीज निकाल के लाते हैं लोग, क्योंकि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और वो जो तमाम प्रकार की जो बहुत सारी बातें होती है ना गांधी के इसमें, खास करके सत्य और अहिंसा की बात करते हैं गांधी, और सत्याग्रह की बात करते हैं। वो प्रशासनिक जिंदगी में उतने काम के नहीं, काम के तो है, लेकिन वो दरअसल क्या केवल उपदेश ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि व्यवहारिक जिंदगी में, क्योंकि बल्कि सत्याग्रह तो कलेक्टर के सामने दूसरे लोग कर रहे होंगे आपको सत्याग्रह वाले को तो उठाने जाना पड़ेगा। अरे इसको रात को 12:30 बजे जाके थोड़ी पिटाई लगाओ, इसका सत्याग्रह निकालो मतलब कलेक्टर इस तरह से बात कर रहा होता है ना। आपने देखा अभी एक एसडीएम ने क्या कहा, इन किसानों का लाठी से सर फोड़ दो, तो फिर वो तो आईएएस एसोसिएशन वालों ने बचा लिया उसको, लेकिन उसने तो हिंसा कर दी। तो कम से कम गांधी का अनुयायी होता तो वो ऐसा नहीं करता। लेकिन हमको कई बार ऐसा आता था, देखो यार ये चौराहे पे कब तक भीड़ रहती है? हमने कहा सर 11 बजे तक रहती, तो तुम 12:30 के आसपास जब सब लोग जाए तो इसको उठा लो वहां से। कितने पुलिस वाले लगेंगे? हमने कहा 6-7 लोग लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, कभी कोई आ गया तो इसको उठा लो, इसमें ताकत है। हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करो, इसको नली वगैरह लगा के इसको खाना वाना डालो उसके अंदर, हटाओ उसको, 2-4 थप्पड़ लगाना, सब सत्याग्रह निकल जाएगा तो वो लैंग्वेज होती है, क्योंकि आप तो सरकार के लिए काम करते हो, तो सत्याग्रह तो उल्टा जनता में से लोग करेंगे और आपको तो उसको और उल्टा दबाने जाना पड़ेगा। तो इसलिए और अगर आप ही को कह दिया कि सत्याग्रह, सर मैं तो सत्य के साथ हूँ, उसके साथ हूँ तो फिर आपको तो कहेंगे इसको हटाओ सबसे पहले इसके साथ। तो वो दरअसल पोस्ट के हिसाब से वो गांधी के वो वाले जो सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह वाले, वो तो उतने फिट नहीं करते, लेकिन ये वाला एथिक्स में आ जाता है। कौन से? 7 सिंस वाला, ये चीज आती है।
कि धन अगर बिना मेहनत के कमाया गया तो वो धन वेल्थ बेकार है। परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन, हमारे गुरुजी भी लिखते हैं सत्संकल्प में, परिश्रम के द्वारा कमाई गई जो कमाई है उसी का अन्न ग्रहण करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। क्योंकि हराम का कमाया हुआ जो पैसा है, अगर हम अन्न खाएंगे तो हमारी नीयत और हमारा मन भी खराब होगा। तो ये तो नैतिकता की बात है। और हमको तनख्वाह के अलावा जो कोई भी धन मिलेगा, अगर उसका हम अन्न खाएंगे तो डेफिनेटली हमारा मन और हमारा बच्चों का मन भी खराब होगा। तो फिर वही घर में मार के गाड़ते कि नहीं, आपने देखे थे कि नहीं लड़के ऐसे, मैंने कहा था भोपाल में तो था, वो बगीचे में गाड़ आया था माँ बाप को, बहुत सारे फ्राई करके खाएंगे अपने माँ बाप को आने वाले समय में। ऐसे बहुत सारी संतानें आने वाली है, आप सुनते हो कि नहीं? ये सब फ्रिज में रख दिया था काट के, और ये और वो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो एथिक्स छोड़ रहे हैं ना, भी गोडसे को बहुत मान रहे हैं, तो तुम्हारा बच्चा गोडसे ही हो जाए फिर देखना, गोडसे हो गया तो फिर क्या करोगे? बहुत कामना करते हो गोडसे बहुत महान आदमी है, तो कल्पना करो ना तुम्हारा बच्चा गोडसे हो जाए। सोच के देखो, हो गया तो क्या करोगे? कार्ल मार्क्स से तो किसी को डर नहीं लगता, गांधी से तो किसी को डर नहीं लगता, नेहरू से नहीं लगता। गोडसे की भी समाधि हो, गांधी की भी समाधि हो, रात को 12 बजे किसके यहाँ जाना चाहोगे? हाँ, मुन्ना भाई ने वही बताया था ना, गांधी बताया था, गोडसे बताया था, गांधी बताया था। बहुत खतरनाक चीज है। और ये बहुत बुद्धिमान मानते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम्हारा बच्चा नरेंद्र मोदी जैसा हो जाए, 10वीं पास नहीं होगा। राहुल गांधी पप्पू है, तो ठीक है नरेंद्र मोदी जैसा तुम्हारा बच्चा हो जाए। ये आशीर्वाद देते थे ना ऐसे, पुत्रवती नरेंद्र मोदी भव। फिर क्या करोगे? बोले नहीं वो सीधा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन भैया प्रधानमंत्री सारे थोड़ी बन जाएंगे। अगर देश में लाखों नरेंद्र मोदी होंगे तो फिर बाकी सब तो एक आध कोई बनेगा। उसके साथ फिर अमित शाह भी चाहिए, फिर बहुत सारे तिकड़म भी चाहिए, इतने सारे मीडिया घराने भी चाहिए, बहुत सारे संयोग, कोइंसिडेंस होने चाहिए। इतना आसान थोड़ी है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन जितने लोग पढ़ते हैं उनमें से तो अधिकांश लोग आईएएस बनते हैं ना। तो आईएएस बनना तो पढ़े लिखे लोगों का, पुरुषार्थ करने वालों को। क्या आपको भी एबीपी न्यूज को सेट करना पड़ेगा तब जाके आईएएस बनेंगे? आपके लिए क्या करना पड़ेगा? कोचिंग, मेहनत, किताबें, नोट्स, वो आपको आईएएस बनाता है। आपकी अकल आईएएस बनाती है। कोइंसिडेंसली उससे बन जाएंगे, कोइंसिडेंस से, संयोग से बन सकते हैं क्या आईएएस? नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, राजनीति चल रही है वो अपनी जगह अलग है, उसके जो दांव पैंच है वो अपनी जगह अलग है, लेकिन असली में यथार्थ जो है वो जिंदगी बिल्कुल अलग है। ठीक है, यथार्थ में बनने के लिए आपके आदर्शों का जो प्रवाह है वो ऐसी जगहों से आना चाहिए जो स्थायित्व वाला हो, जो यूनिवर्सल हो, और जो अकाट्य हो, और जो रैशनल हो। तर्क तथ्य प्रमाण के आघातों को वो सहन कर सके। ऐसा ना हो कि उस पर वो ध्वस्त हो जाए, आपसे जवाब देते ना बने। तुक्के से जिंदगी नहीं चलती, तुक्के से नहीं चलती, उसके लिए यथार्थ होना चाहिए। इसीलिए गांधी की मान्यता पूरी दुनिया में, क्योंकि गांधी का दर्शन अगर अफ्रीका में ये होता है तो उसको बोलते हैं हम नेल्सन मंडेला, उसको हम अफ्रीकी गांधी बोलते हैं। गांधी का दर्शन कागाबा बन जाता है तो जापानी गांधी हो जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर में जाता है तो अमेरिकन गांधी हो जाता है। दुनिया भर में जो भी गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करता है उसका जो सफिक्स है वो क्या हो जाता है? गांधी। टाइटल गांधी, गांधी का सरनेम लग जाता है उसके। तो गांधी की कई संतानें हैं, पूरी दुनिया में है। जो भी गांधी के विचारों को फॉलो करता है वो गांधी हो जाता है। उसको और किसी नाम से नहीं जानते कि ये राइट तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है, ये नॉन वायलेंट तरीका है, ये तुम बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक वे है, ये बिल्कुल ही सेक्रेड वे है, या यूं कहें कि ये बिल्कुल ही ऐसा है कि इसकी सैंक्टिटी है, इसकी पवित्रता बरकरार है। तो पवित्र चीज को, सत्य चीज को, ईमानदारी को, हार्डवर्क को, सही रास्ते को पूरी दुनिया में गांधी कहा जाता है। उसको गांधी बोलते हैं पूरी दुनिया में।
सर्वमान्य है, एक्सेप्टेंस है। रुपया एक्सेप्ट किया जाता है पूरी दुनिया में, डॉलर के रूप में करते हैं। आपका रुपया एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपकी किताबों को, रामायण को फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता है पूरी दुनिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं? नहीं, भारत में करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी दुनिया नहीं मानती, हमारी धार्मिक किताबों को पूरी दुनिया नहीं मानती। बहुत सारे महापुरुष हमारे देश के ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया नहीं मानती। हमारे धर्म को, जिसको हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म, सबसे प्राचीन धर्म, सनातन धर्म बोलते हैं, उसको पूरी दुनिया नहीं मानती। लेकिन उस गांधी को पूरी दुनिया मानती कि उसके तरीके सबसे बेहद थे, शानदार थे, मानवता वाले थे, ह्यूमैनिटेरियन थे। इसलिए उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, रिलेवेंस हर युग में रहेगा, 200 साल बाद भी रहेगा उसका। उसको वैज्ञानिक भी मानते हैं, उसको एनवायरमेंट वाले लोग भी मानते हैं, उसको इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, उसको पॉलिटिशियन भी मानते हैं, राइटर भी मानते हैं, पूरी दुनिया के सब लोग एग्जाम्पल देते हैं। हजारों तरह की बुक्स हैं जो तमाम लैंग्वेज में है, उस सब में एग्जाम्पल के तौर पे गांधी दिया गया। तो एक सिंबल है गांधी, और वो इंडिया नहीं है ये भी बताता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो यहां से है, ये हम मानते हैं। वो विश्व धरोहर है, पूरा वर्ल्ड उसको अपनी हेरिटेज मानता है, अपना लिगेसी मानता है, पूरे विश्व की विरासत है वो, क्योंकि वो विचार है, थॉट है। आ गया ना समझ में? तो ये आपका सिलेबस, तो 7 सिंस पढ़िएगा तो इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। और दीनदयाल उपाध्याय तो मैंने आपको बताया, अंत्योदय का और एम्पावरमेंट, 2 बड़ी चीजें, सशक्तिकरण और अंत्योदय। दीनदयाल उपाध्याय 2 बड़ी चीजें कहते हैं, एक तो सशक्तिकरण और एक अंत्योदय, और दोनों बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि मनुष्य सशक्त हो जाएगा, नागरिक सशक्त हो जाएगा। तो बीजेपी का आधार वही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बीजेपी में आ तो गए हैं, लेकिन इन विचारों को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है उन्होंने। जैसे कांग्रेस में बहुत सारे लोग गांधी को मानते हैं कि ये हमारे नेता हैं या कांग्रेस के प्रतीक हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कांग्रेसी बहुत सारे लोग हैं वो जो गांधी को न तो उस तरह से फॉलो कर पाए हैं, न उन्होंने गांधी को पढ़ा है। ठीक वैसे ही बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं। एक बड़े नेता के साथ मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था, तो जो छोड़ने आए थे उनको, वो उनको एक जिम्मेदारी देके गए, सर हम आपको, हमारे ये एक युवा हैं मेघवाल जी, इनको ये भी ट्रेन में आपके साथ सफर कर रहे हैं, आपके दोनों आमने सामने सीट है, तो हमें उम्मीद है कि 7-8 घंटे का सफर जो है इसके बाद इनको आप बीजेपी का बना देंगे हमको पूरी उम्मीद है। तो वो खैर बीजेपी में तो मैं नहीं गया, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाया रास्ते भर, 4 घंटे करीब उन्होंने मुझे दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के बारे में डिस्कशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रभावित भी बहुत हुआ। लेकिन उनके जैसे विचारक भी बीजेपी में बहुत पीछे हैं, शुरू में रहे, वो भी मंत्री और सब राज्यसभा में भी गए और सब, लेकिन उनके जैसे विचारक भी फेंक दिए जाते हैं। वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए बीजेपी में। मैंने देखा जो दीनदयाल को फॉलो करते हैं, दीनदयाल की किताबें पढ़ते हैं, उनका प्रचार करते हैं, और पंडित जी का नाम ले लेके वो बहुत, उनके घर पे फोटो भी उन्हीं का मिलता है और उनके आदर्शों में वो जीते भी हैं, लेकिन वो लोग बीजेपी में उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। बजाय उसके जो दीनदयाल जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो लोग बहुत बड़े पदों पर हैं। तो पार्टियों में जो है वास्तव में जो होता है और विचारकों के लेवल पे होता है, उसमें बहुत तरह का अंतर है। लेकिन हमको भी यहाँ 2 बड़ी चीजें दीनदयाल जी से सीखनी है प्रशासन में। कौन कौन सी? एम्पावरमेंट एंड अंत्योदय। ठीक है, उधर 7 सिंस आपको बताया, तो ये इस तरह से आपका सिलेबस ये होता है। ठीक है ना। और बाकी इस बार का होमवर्क ये रहेगा, आपका प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ के आइएगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आइएगा, सिटीजनशिप पढ़ के आइएगा। प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। हम अगली बार इनसे लेकर के फिर एथिक्स को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और यहां से पॉलिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बाकी एथिक्स का हमने बहुत सारा, बचे हुए सिलेबस को भी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये होमवर्क रहेगा। आइए, शांति पाठ।